पजं प्रपञ्चात्मकदेहवाजं सन्तापसम्पादजराज्वरान्दं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरिर्द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। आज की फर्स्ट लाइव क्लास में आप सभी का मैं आयुर्वेद भारती टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम हरियाणा पीएससी के जो अभी नया वैकेंसी निकला है एएमओ की पोस्ट के लिए, उसकी तैयारी करने हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में उसी के सिलसिले में हम आज अपनी फर्स्ट क्लास हम ले रहे हैं आप लोगों के साथ पूरे सेशन में। जब तक कि ये पीएससी का जो पूरा हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, जब तक कि आपकी हरियाणा पीएससी की एग्ज़ाम नहीं हो जाती, तब तक डॉक्टर प्रीशा आपके साथ रहेंगी एज ए मेंटर, एज ए गाइड, और वो आपको लाइव क्लास में और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपसे इंटरेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ और भी टीचर्स इसमें समय समय पर जुड़ते जाएंगे, जिनकी स्पेशलिटी जिस सब्जेक्ट में है वो उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। आज हम अगत तंत्र का एक पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर प्रीशा एमडी हैं रसशास्त्र में और पीएचडी कर रही हैं, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गुजरात के एक आयुर्वेदिक कॉलेज में। हमारे साथ पिछले 2 वर्षों से जुड़ी हुई हैं और अलग अलग कोर्सेज में वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर प्रीशा, आपका भी मैं स्वागत करता हूं और आपका भी अभिनंदन करता हूं। आप अब इस क्लास को टेक ओवर कीजिए और सभी एस्पायरेंट्स को अ, कैसे वो हरियाणा पीएससी क्लियर कर सकते हैं उसमें आप पूरी हेल्प कीजिए। सो वेलकम एवरीवन। तो आज हम मेनली रिगार्डिंग सब्जेक्ट रिलेटेड में देखते हैं। आपने सिलेबस वगैरह देख चुका है, तो सिलेबस में मेनली क्या होता है कि हमारे पास सिलेबस ज्यादा है और टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए हम उसका पॉइंट पॉइंट में से जहां से की नोट्स वगैरह जो पढ़ के आए हैं वो की नोट्स के पॉइंट से हम थोड़ा स्ट्रेस कर लेते हैं एंड कौन सी एरिया से पूछ सकते हैं वो उसकी एरिया से हम उसमें वहां से यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं करके हम आपको बता देंगे। तो उसके साथ साथ आपका आपने टेलीग्राम चैनल देखा होगा, उसमें एमसीक्यू का एक कॉलम बना है ना, तो ये एमसीक्यू का अलग अलग कॉलम है, जैसे फर्स्ट बीएमएस, सेकंड बीएमएस, थर्ड एंड फोर्थ बीएमएस करके हैं। उसके साथ साथ चैनल में भी स्मॉल निमोनिक्स करके डालते हैं। तो मेनली आपको हरियाणा पीएससी एमओ करके वो टेलीग्राम का साइट ने फर्स्ट बीएमएस, थर्ड बीएमएस जो भी है उसमें सभी में सब्जेक्ट रिलेटेड में आपको टेलीग्राम क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे, तो वो आप सभी अटेंड कर लेना। मतलब सभी टेलीग्राम सभी चैनल्स में जहां पे आता है वो अटेम्प्ट कर लेना। साथ साथ में मेनली आपको निमोनिक के तौर पे कुछ सब्जेक्ट्स का, जैसे आपको पुराने वाले चैनल्स के अंदर ही थोड़ा निमोनिक्स का पोर्शन आपको दिखा होगा, देखेंगे होंगे टेलीग्राम चैनल में, तो वो भी आपको स्मॉल नोटबुक्स में ज्यादातर लिख के रख सकते हैं। तो निमोनिक विल बी हेल्पफुल, लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्पफुल होगा, तो इसलिए आपको निमोनिक बुक के तौर पे बना सकते हैं। एंड एक एक सब्जेक्ट वाइज बनाने की जरूरत नहीं, फुल एक हरियाणा पीएससी एएमओ निमोनिक करके वो निमोनिक बुक बना सकते हैं। एंड वो निमोनिक के अंदर जितना भी पोर्शन हमने बहुत सारे डाल चुके हैं एक साल के अंदर, वो सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके साथ साथ रोज एक एक निमोनिक डाल देना, वो भी आपको पढ़ लेना। एंड देन आपके साथ साथ मे बी वी हैव अ टीम विद अस, सो इसकी वजह से ज्यादातर आपको कुछ भी है तो व्हाट्सएप चैनल के तौर पे आप कर सकते हैं। एंड देन दिस पीपीटी, ये पीपीटी आपको अवेलेबल होगा। ये पीपीटी में ज्यादातर थोड़ा इलाबोरेटली एक्सप्लेन किया है, पर हम क्लास लेते हैं तो ज्यादा पॉइंट पॉइंट वाइज ही ले लेते हैं, उसमें से पॉइंट्स करके। पर आपको ये थियरी के तौर पे ही डाला है, ताकि आपको क्या होता है कि क्योंकि आप बीएमएस पढ़ के थोड़ा टचअप वगैरह हुआ होगा, तो इसलिए नॉलेज बेस पे भी इट विल बी हेल्पफुल। तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट,
तो मेनली रिगार्डिंग आज हम मैकेनिकल एस्फिक्सिया पार्ट के बारे में है। तो एस्फिक्सिया ऐसे पॉइंट्स में हम देख लेते हैं। तो मेनली स्ट्रैंगुलेशन, थ्रोटलिंग वगैरह एरियाज में से क्वेश्चन आ सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ स्ट्रैंगुलेशन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली पैटर्न्स ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पोस्टमार्टम स्टेनिंग, पोस्टमार्टम लिविडिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पोस्टमार्टम स्टेनिंग, पोस्टमार्टम लिविडिटी मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कौन सी पोजिशन में हमारा बॉडी होते हैं, उसका डिपेंडेंट बॉडी पार्ट, जैसे मेरा पोजिशन इधर है तो मेरा स्कैपुलर रीजन वगैरह डिपेंडेंट बॉडी पार्ट्स में आते हैं। तो इसलिए स्कैपुलर रीजन में जहां पर भी हमारे बॉडी होते हैं वहां पे प्रेशर टू द फ्लोर सरफेसेस में आते हैं, तो वो एरिया का बॉडी पार्ट पेल हो जाते हैं। तो वो पेल अपीयरेंस को ज्यादातर पोस्टमार्टम लिविडिटी या फिर पोस्टमार्टम स्टेनिंग नाम से बोला जाता है। तो ये पोस्टमार्टम स्टेनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोस्टमार्टम स्टेनिंग हर किसी एरियाज में आ जाते हैं। पोस्टमार्टम स्टेनिंग इन आर्सेनिक पॉइजनिंग, पोस्टमार्टम स्टेनिंग इन लेड पॉइजनिंग, और फिर इसके साथ साथ साइनाइड पॉइजनिंग, अलग अलग जगह पे ये पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे मेनली एक था क्वेश्चन रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाल चुके हैं। वो है रिगार्डिंग ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न करके बता देते हैं। ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न में क्या होता है कि जनरली हमारे बॉडी ऐसा टच करके आते हैं, तो उसकी वजह से इनिशियली ओनली आई विल एक्सप्लेन, देन वी विल गो टू द स्मॉल निमोनिक पार्ट में। तो ग्लव एंड स्टॉक पैटर्न पे हमारा हाथ का और फिर उसके साथ साथ रंग वगैरह बिगड़ जाता है, तो उसको ग्लोविंग एंड स्टार्टिंग पैटर्न नाम से बोला जाता है। इतना है जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। नेक्स्ट वी विल गो टू द अदर पार्ट, दैट इज रिगार्डिंग हैंगिंग के बारे में है। तो हैंगिंग में जनरली ये एरियाज में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग हायोइड बोन के बारे में, एंड फिर कौन सी वर्टिब्रा होते हैं करके, कौन से वर्टिब्रास का ब्रेकडाउन होते हैं करके। तो ये एरिया नॉलेज बेस्ड एरियाज में आते हैं। नॉलेज बेस्ड एरियाज में ही ज्यादातर असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। सो इसलिए आपका नॉलेज बेस थोड़ा ठीक होना चाहिए। तो इसलिए नॉलेज बेस के भी हैंगिंग पार्ट का आप एक बार ये पार्ट पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेनली एस्फिक्सिया पार्ट जो होता है वो ज्यादातर पल्सनेसनेस नाम से ही बोला जाता है। तो ये सिंपल लगता है हमें, हाँ एस्फिक्सिया पल्सनेसनेस वो क्या होता है, पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में आता है। तो एस्फिक्सिया पल्सनेसनेस वो मीनिंग कभी कभी आ जाए ना, हमारे मन में तुरंत नहीं आते हैं, इसलिए एस्फिक्सिया पल्सनेसनेस करके आपको याद रखना है। फिक्स द पल्स करके आपको याद रखना है। एस्फिक्सिया में से फिक्स लेके फिक्स द पल्सनेसनेस करके। और फिर ये सब इसका हैंगिंग का क्लासिफिकेशन पार्ट्स में आने वाले होते हैं। तो हैंगिंग के क्लासिफिकेशन पार्ट्स में मेन क्लासिफिकेशन होता है टिपिकल एंड एटिपिकल हैंगिंग करके। तो टिपिकल एंड एटिपिकल एंड टिपिकल करके आपको याद रखना है। तो हैंगिंग एच, एटिपिकल का ए एंड टी का टी, तो हैट करके वर्ड आपको मिल जाएगा। तो वो है ज्यादातर हैंगिंग का टाइप्स। वो इसकी निमोनिक की जरूरत नहीं है, फिर भी रख लो, हमें बाद में कभी ब्लैंक आउट हो जाते हैं तब ये काम आ जाएगा। तो ये सब इसका बॉडी का सस्पेंशन के ऊपर ही ज्यादातर ये पोर्शन हमको बता दिया है। ओके फिर आते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट सस्पेंशन ऑफ द बॉडी बाय लिगेचर करके हैं। तो ये पार्ट में मेनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग फेटल पीरियड। मेनली फॉरेंसिक में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो है फेटल पीरियड एंड फेटल डोज के ऊपर। तो फेटल डोज मेनली हर कोई पॉइजन का फेटल डोज एंड फेटल पीरियड का पार्ट आपको ग्रुप में मिल जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। लेड पॉइजन हमने पढ़ा है तो वहां पे आर्सेनिक पॉइजन का फेटल डोज शायद बोल सकते हैं। तो इसलिए फेटल पीरियड ऑफ हैंगिंग के बारे में मेनली 3 to 5 मिनट्स तक आ जाते हैं। तो हैंग कर लेते हैं। मेनली 3 लोगों को हैंग किया है, ऐसे सोच लेना। मेनली 3 लोग कौन है, भगत सिंह के साथ 2 लोगों को, 2 लोग और को हैंग किया था ना, भगत सिंह एंड 2 फ्रेंड्स। तो इसलिए 3 लोगों को हैंग किया है करके सोच लेना। तो 3 to 5 मिनट्स फेटल पीरियड है करके आपको मिल जाते हैं। फिर है टिपिकल हैंगिंग। ये पार्ट में से ज्यादातर उतना जस्ट पार्ट नहीं, नेप ऑफ द नेक में और फिर नॉट एट द नेम अदर साइड्स जॉ लाइंस वगैरह में आते हैं, तो उसको ज्यादातर एटिपिकल हैंगिंग नाम से ही बोला जाता है। इतना तक समझ में आ गया डॉक्टर पारुल एंड डॉक्टर मलकी? अंडरस्टूड? आर यू ऑल देयर? Yes, ma'am, understand. Understood. Okay, fine. Then coming to the next point, वो है रिगार्डिंग कंप्लीट एंड पार्शियल हैंगिंग। ये इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछने वाले एरिया नहीं होते हैं, यहाँ पे जस्ट असर्शन रीजन में आता है तो पूछने वाले एरिया, बाकी ये एरिया में उतना पॉइंट्स नहीं आते हैं। जस्ट
2 किलोग्राम सफिशिएंट एंड 5 किलोग्राम करके जो आता है, ये एरियाज में से वेरी लेस परसेंटेज है क्वेश्चंस पूछने का। फिर भी आपको 2 किलोग्राम में जुगुलर वेन्स आते हैं करके एक बात याद रखना है, 2 किलोग्राम में जुगुलर वेन्स आते हैं, 5 किलोग्राम में मेनली कैरोटिड आर्टरीज का कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स आते हैं। इतना ही जस्ट जुगुलर वेन्स ही याद रखना है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे पोर्शंस में से। फिर आता है रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ द लिगेचर के ऊपर, अबव द क्रिकेट कार्टिलेज एंड एट द लेवल ऑफ द थायराइड कार्टिलेजेस वगैरह से हिसाब से पोजीशन लिगेचर है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं रिगार्डिंग सीसीपी पैटर्न के बारे में। तो ये सीसीपी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम हो सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इन द केसेस ऑफ हैंगिंग करके पूछ सकते हैं। तो आपको सीसीपी या फिर सीसी मतलब क्या है, हम गाड़ी वगैरह लेते हैं और फिर उसके साथ साथ वो गाड़ी का पैसा वगैरह नहीं देते तो क्या है, लोग सीसी लेने के लिए आते हैं। सीसी मतलब याद की मंथली ईएमआई नाम से याद रखना। सीसी मेनली कोलों के लिए कुछ एरिया में उसको सीसी ऐसा बोलते हैं। तो सीसी लगाने के लिए आते हैं तो क्या है, किसके पास ईएमआई भरने के लिए नहीं आते हैं तो वो हैंग कर लेते हैं सोचो। तो इसलिए सीसीपी इज इन हैंगिंग, मतलब सीसी लगाने के लिए आते हैं तो पीपल विल हैंग, सीसी लगाने के लिए आते हैं तो पीपल विल हैंग करके आपको सोच लेना है। तो वो है पार्ट है सीसीपी। तो सीसीपी मतलब क्या होता है कि कंजेशन पार्ट आते हैं, फिर उसके साथ साथ ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी होते हैं तो पल्सनेस वगैरह आते हैं, तो इसलिए साइनोसिस वगैरह आते हैं एंड स्मॉल आर्टरीज का ब्रेकेज होते हैं तो वहां पे पेटिकल हैमरेजेस करके आ जाते हैं। तो इतना है रिगार्डिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आने वाले सीसीपी पॉइंट। फिर आते हैं रिगार्डिंग स्यूडो लिगेचर मार्क एरियाज में से मेनली उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस वेरी लेस कॉमन पॉइंट, थोड़े ही पॉइंट्स में ही अगत के पॉइंट्स में आ जाते हैं। उसमें एक एरिया है रिगार्डिंग आर्सेनिक पॉइजन के बारे में। तो जब आर्सेनिक पॉइजन पढ़ा देंगे तब डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, वो रिपीटेड क्वेश्चन में आया था। आर्सेनिक पॉइजन का डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन से डिसीज से किया जाता है करके, वो कोलरा ले थे, तब मैं एक दूसरा कोड बताती हूँ। अभी आपको फॉल्स लिगेचर मार्क के बारे में है। कभी कभी क्या होता है कि ओबीस पेशेंट्स एंड इन्फेंट्स लोग बीचों में ज्यादातर फॉल्स लिगेचर मार्क वगैरह आते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस या फिर सॉरी डिफरेंशियल स्यूडो लिगेचर मार्क कहाँ पे आते हैं करके, तो ओबीस एंड इन्फेंट्स में आते हैं करके। वेरी सिंपल पार्ट है, पर उस टाइम पे हमें गलती नहीं होना चाहिए ओबीस एंड इन्फेंट्स करके। फिर डिकम्पोज्ड बॉडी पार्ट्स में ज्वेलरी या फिर दुपट्टा मार के आते हैं। फिर है रिगार्डिंग लेफ्ट एशिया सिंपैथिका। तो विजुअल मतलब ज्यादातर इमेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इमेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मेनली पूछने वाले एक एरिया होते हैं हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन के बारे में। इमेज टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक इमेज दिया होगा एंड वो प्रोसेस क्या है या फिर वो कंडीशन क्या है करके उसके क्वेश्चंस में आएगा। तो ऐसे वाले एरिया में पूछने वाले में आते हैं लेफ्ट एशिया सिंपैथिका करके, मतलब हमारे फेस का अपीयरेंसेस के ऊपर ज्यादातर इसका बारे में बताया है। तो क्या होता है कि पार्शियल क्लोजिंग ऑफ द आईज, उसके साथ साथ सलाइवा वगैरह ड्रिबल करके आता है। तो ड्रिबलिंग ऑफ द सलाइवा एंड द क्लोजिंग ऑफ द आईज करके आते हैं। तो ये है लेफ्ट एशिया सिंपैथिका अपीयरेंस करके। तो ये जस्ट ऐसा एक अपीयरेंस आपको सोच लेना। तो ये कहाँ पे आते हैं सोचते हैं तो हैंगिंग में टिपिकली एक लेग एशिया सिंपैथिका आते हैं करके। फिर आते हैं रिगार्डिंग इसका ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न है। फिर हायोडी ब्राउन का फ्रैक्चर। फिर टार्ड्यू स्पोर्ट कहाँ पे आते हैं करके भी पूछ सकते हैं। टार्ड्यू स्पोर्ट जनरली फॉर हैंगिंग कंडीशंस में आते हैं। तो टैड्यू या फिर डैडा को हैंग किया करके या फिर टीडी को हैंग किया, कैसे भी करके आपको याद कर सकते हैं। फिर ये सब जुडिशियल हैंगिंग के पार्ट में है, जस्ट इसमें C2 C3 वर्टिब्रा का आते हैं, वही आपको याद रखना है। फिर इसके साथ साथ आते हैं रिगार्डिंग लिंचिंग। कहीं पर भी हैंगिंग का क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट रिपीटेडली आने वाले क्वेश्चंस में आते हैं लिंचिंग, गैरोटिंग, मगिंग। ये तीनों रिपीटेडली पूछा है, लिंचिंग, मगिंग एंड गैरोटिंग करके। तो लिंचिंग आते हैं तो क्या होता है कि ज्यादातर क्राउड के अंदर, क्राउड जब आते हैं या फिर एक मॉब वगैरह देखते हैं तो उस टाइम पे ज्यादातर हैंग किए जाने वाले कंडीशंस को लिंचिंग नाम से ही बोला जाता है। कभी कभी लिंचिंग, मगिंग, गैरोटिंग हमें कंफ्यूजन हो सकते हैं, मगिंग क्या है गैरोटिंग क्या है करके। तो फर्स्ट मगिंग के लिए बता देते हैं, मगिंग क्या होता है वो बता देते हैं। तो मगिंग क्या होता है कि हमारे दोस्त वगैरह कभी कभी हमारे हाथ पे ऐसा ले लेते हैं एंड इट्स एल्बो रीजन के अंदर हमारे बॉडी को प्रेस किया जाता है या फिर नेक रीजन को प्रेस किया जाता है, तो मग। तो ऐसा सोच लेना, अपने फ्रेंड ने ज्यादातर हाथ में एक मग ले लिया। मग मतलब स्मॉल बाल्टी जैसा चीज, मग लेके ज्यादातर उन्होंने अपने हाथ को
ऐसा ले लिया करके, तो ऐसा लेते हैं तो क्या है, वो है मगिंग। तो मगिंग है दिस एल्बो पोर्शन वगैरह आने वाले। फिर उसके साथ साथ लिंचिंग है। लिंचिंग मतलब एक बहुत बड़ा क्राउड के सामने, ब्रिटिशर्स वगैरह जब थे तब ज्यादातर ऐसे टाइप ऑफ हैंगिंग प्रैक्टिस किया जाता था, एक बड़े से क्राउड के सामने उसको दिखाए के लिए, हमारे से कुछ कर दिया तो ऐसा आपको, काइंडली ऑफ योर माइक, ओके, तो हमारे साथ ऐसा कुछ पंगा लिया तो ऐसा ज्यादातर तकलीफ उठाना पड़ेगा वगैरह दिखाने के लिए ज्यादातर ये प्रोसेस लिंचिंग के बारे में बता देते हैं। तो ये लिंचिंग मतलब ज्यादातर लिंचिंग जस्ट लिखाने के लिए या फिर दिखाने के लिए या फिर लिखाने के लिए करके आपको सोच सकते हैं लिंचिंग करके ये पॉइंट्स। फिर ऑटो इरोटिक हैंगिंग है, ये मेनली सेक्सुअल पैराफिलियस में आने वाले होते हैं। ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट हैंगिंग, गलती से हैंगिंग या फिर स्ट्रैंगुलेशन वगैरह आने को उसको ऑटो इरोटिक हैंगिंग है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इसमें ज्यादातर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ज्यादातर आपके सिलेबस पॉइंट्स में देख लेते हैं तो एस्फिक्सिया एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस करके ही क्वेश्चन के बारे में पूछा है। तो ये पार्ट में मेनली आपको मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस करके पूछा है, तो इसलिए ज्यादातर एमओ वगैरह क्वेश्चंस में, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस में कभी कभी ये एमएलआई पार्ट याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेनली ज्यादातर कुछ एक्सीडेंटल कंडीशंस बच्चों के बीच में हो जाते हैं, मेनली भगत सिंह वगैरह का एक्ट या फिर ड्रामा वगैरह प्रैक्टिस करने के टाइम में गलती से रोप वगैरह के एक्सीडेंटल हैंगिंग हो जाते हैं। होमिसाइडल में भी हो जाते हैं हैंगिंग। मोस्ट कॉमनली वेरी इजीली फॉर्मेट में लोग सुसाइड करने वाले कंडीशंस होते हैं हैंगिंग करके, तो ये सब इसमें आने वाले थे। प्रोफेशनली एक्सीडेंटल में सर्कस वगैरह मैजिक शो के बीच में, इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ये तीनों आते हैं वही याद रखना है। टिपिकली बोला है सिलेबस में, इसलिए इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना ये एरिया में ऐसे ज्यादातर पूछता नहीं है। फिर आते हैं रिगार्डिंग ये एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम वगैरह का, तो इसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है, क्योंकि लिगेचर मार्किंग एंड सलाइवा ड्रिबलिंग के हिसाब से एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम आई होप यू विल बी नोइंग, इट इज ऑलवेज अ वन वे कम्युनिकेशन। व्हाट इज एंटीमॉर्टम? एंटीमॉर्टम एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम क्या है डिफरेंस? मैं एक बार किसी का नाम लेती हूँ, डॉक्टर सुमिता। डॉक्टर निधि। Anti is before death and post is ओके, हाँ, after death. ओके, मैं आपका आवाज सुनना चाहते थे इसलिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा, वरना कुछ नहीं। ओके, तो जनरली आने वाले बिफोर द डेथ एंड आफ्टर द डेथ क्या चेंजेस के बारे में है, पर ये भी उतना एरिया वाला नहीं है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछने वाले एरिया कम है। जस्ट आपको लेफेशिया सिंपैथिका वगैरह आते हैं वही, मतलब एंटीमॉर्टम हैंगिंग में प्रेजेंट है वही याद रखना है, क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकता है लेफेशिया सिंपैथिका इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ कंडीशंस, तो कंफ्यूजन हो सकता है एंटीमॉर्टम में आता है या फिर पोस्टमॉर्टम में आता है करके, कभी कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं लेना है इसमें। फिर आते हैं रिगार्डिंग पार्शियल हैंगिंग के पार्ट में, ये टिपिंग ऑफ हैंगिंग का नोट के हिसाब से, ये जस्ट आपको ये पार्ट वगैरह पता है इसलिए हम उसके एरियाज में ज्यादातर नहीं जाते हैं। जस्ट ये सब आपको साइट में अवेलेबल है, तो इसलिए अब अगर नॉलेज के हिसाब से पढ़ना है तो जब भी फ्री है तो स्क्रॉल करके देख लेना, यू विल गेट ऑल द थिंग्स। ओके, फिर आते हैं रिगार्डिंग नॉट वगैरह चिन्ह एरिया में आने वाले सेरेब्रल एनीमिया, ये सब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं। ये इसमें से भी ज्यादातर क्वेश्चंस पूछता नहीं, क्योंकि इसका आफ्टर इफेक्ट डेथ के कंडीशंस के बारे में है, ये एरियाज में से ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। जस्ट फेटल पीरियड का पॉइंट ये आपको याद रखना, 3 to 5 मिनट्स का पॉइंट, बाकी सब ऑलमोस्ट फाइन है। पर एरिया पूछ सकते हैं रिगार्डिंग स्ट्रैंगुलेशंस के बारे में, स्ट्रैंगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैंगुलेशन में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो कमिंग टू वेट ऑफ द बॉडी, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है, वी कैन स्किप दिस पार्ट। ओके, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ नॉट कहाँ पे आते हैं करके, कभी अपने गाइड्स वगैरह के कैंप में जाते हैं तो रीफ नॉट टाई करने के लिए कभी आपको सिखाया होगा, तो ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीफ नॉट में आते हैं। और फिर कुछ ऐसा क्राइम्स होते हैं जो नॉट के हिसाब से सॉल्व किया जाता है, नॉट कैसे डाले हैं तो उसके हिसाब से, हाँ
ये इसने किया होगा या फिर ऐसे काम करने वाले लोग किया होगा करके कभी कभी ये नोट का इंपॉर्टेंस आते हैं, पर हमारे कॉम्पिटिटिव में इतना इंपॉर्टेंट है, जस्ट आई एम टेलिंग फॉर योर इंटरेस्ट। फिर आते हैं रिगार्डिंग लिगेचर मार्क के बारे में, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, फरोस पेल करके आते हैं, वो भी इट्स फाइन फॉर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। फिर कैरोटिड आर्टरी एंड जुगुलर वेन्स में, इसमें जुगुलर वेन्स का आप सोच लेना, कैरोटिड कौन सी किलोग्राम के हिसाब से वेट आते हैं, तो जुगुलर वेन्स में प्रेशर आते हैं, कैरोटिड आर्टरीज के ऊपर प्रेशर आते हैं, 2 किलोग्राम के ऊपर आते हैं तो जुगुलर वेन्स का प्रेशर आएगा। फिर आते हैं रिगार्डिंग प्यूपल्स डायलिटेशन, वो सब लेफेशिया सिंपैथिका में आने वाले होते हैं। मेनली एक एरिया जहां पे अगर में क्वेश्चंस पूछने वाले होते हैं रिगार्डिंग प्यूपल्स का डायलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में है। तो मेनली जब हम पॉइजन वगैरह केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे तब ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। प्यूपल्स का डायलिटेशन मेनली दत्तूरा में आते हैं, 9 Ds करके आता है, D फॉर दत्तूरा करके, 9 D फॉर दत्तूरा में मेनली प्यूपल का डायलिटेशन वगैरह आते हैं। फिर प्यूपल का कंस्ट्रक्शन आते हैं, प्यूपल का कंस्ट्रक्शन आते हैं कहाँ पे, मेनली ड्रग एडिक्ट्स के बीच में। हमने ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स वगैरह एनाटॉमी पढ़ा होगा करके लेने वाले, तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स वगैरह जो आते हैं वो पार्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वी कैन जस्ट पार्ट दैट वन, ये एरियाज में से कम ही क्वेश्चंस पूछेगा, तो वी कैन स्किप दिस पार्ट। ये सब सुइसाइडल हैंगिंग रिलेटेड में आपको इंटरेस्ट है तो एक बार पढ़ लेना। फिर आते हैं रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्ट्रैंगुलेशन के बारे में है। तो स्ट्रैंगुलेशन हमें पता है, पीछे से कोई आके either with a wire या फिर either with a hands हमें मार देते हैं, तो वो स्ट्रैंगुलेशन का टाइप्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप्स में से कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज कमिंग अंडर स्ट्रैंगुलेशन करके, तो इसका टेक्निकल टर्म्स है, इसलिए आपको ये पार्ट याद रखना है कि स्ट्रैंगुलेशन के टाइप्स में आते हैं थ्रोटलिंग, गैरोटिंग, मगिंग एंड बांसडोला करके आता है। तो ये सभी का पेक्युलरिटी ये होता है कि ये सभी होमिसाइडल कंडीशंस में आते हैं। होमिसाइडल, सुइसाइडल, आई होप यू नो द डिफरेंस ऑफ इट। तो होमिसाइडल में आते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स है। इसमें बांसडोला क्या होता है, बांसडोला क्या है, रिमेंबर समथिंग, बांसडोला क्या होता है एनीवन, डॉक्टर पारुल, बांसडोला, डॉक्टर नीति, ओके ओके फाइन फाइन ओके। तो बांसडोला मतलब क्या होता है कि मेनली बैम्बू स्टिक्स लिया जाता है, बैम्बू स्टिक्स हमारे इंडिया में बहुत कॉमनली अवेलेबल है, तो 2 बैम्बू स्टिक्स को लिया जाता है एंड इसको ऐसा बांधा जाता है। तो ये बड़े वाले बैम्बू स्टिक्स है, तो ऐसे नेक के ऊपर रख देते हैं, ऐसा क्रॉस करके रख देते हैं। ये सेंटर पोर्शन में मेनली, ये सेंटर पोर्शन में मेनली कोई आदमी खड़ा है, ओके, कोई आदमी खड़ा है, तो ऐसा होता है बैम्बू स्टिक्स। तो जब भी बैम्बू को क्लोजली आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे नक के ऊपर कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स आते हैं, वो है बांसडोला नाम से बोला जाने वाला। तो इसमें कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ बैम्बू स्टिक्स विच काइंड ऑफ स्ट्रैंगुलेशन इज प्रैक्टिस्ड करके कभी पूछ सकते हैं। तो बैम्बू स्टिक्स से ज्यादातर करने वाले होते हैं बांसडोला, तो बांसडोला में भी BA है, बैम्बू में भी B है, तो आपको कोरिलेट कर सकते हैं इसका। फिर उसके साथ आते हैं रिगार्डिंग थ्रोटलिंग करके आते हैं। थ्रोटलिंग हम सभी जानते हैं, मेनली कॉमनेस्ट फॉर्म में ऐसा उंगलियां दबा के ज्यादातर थ्रोटलिंग किया जाता है। इसको आइडेंटिफाई करने में क्या होता है कि ज्यादातर हमारे फिंगर नेल मार्क्स और फिर उसके साथ साथ सामने ऐसा हमारे 8 उंगलियां इधर होते हैं एंड पीछे 2 थंब इंप्रेशंस वगैरह, तो ये है इसका कॉमनेस्ट पार्ट में आने वाले कंडीशंस का। फिर आते हैं रिगार्डिंग इसका टाइप्स के बारे में है, तो ये सब है इसका टाइप्स में। तो स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स आते हैं मेनली नेक एरिया में, ऐसे होते हैं नेक एरियाज में 4 फिंगर्स का पार्ट एंड 1 अदर पार्ट करके। फिर इसमें ज्यादातर क्रिकॉइड बोन का फ्रैक्चर होने का चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं जितना हैंगिंग में होता है, क्योंकि हैंगिंग में हमारे पूरे बॉडी वेट आते हैं, हम करीब 70 या फिर 75 वगैरह का वेट होते हैं, तो वो पूरा प्रेशर वहां पे नेक में आते हैं, तो इसलिए ज्यादातर क्रिकॉइड बोन्स वगैरह का फ्रैक्चर होने का चांसेस है। आर यू एबल टू फॉलो, मेरा एक्सेंट आपको समझ में आ रहा है, आवाज सब कुछ ठीक है, आर यू एबल टू फॉलो, शुड आई चेंज पैटर्न? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
फाइन नो, ओके फाइन। Yes. थैंक यू थैंक यू। तो इसको मेनली सिक्स पेनी ब्रूइस नाम से बोला जाता है, क्योंकि वहां पे पेनी पेनी क्या होता है कि ज्यादातर स्मॉल स्मॉल कॉइन्स की तरह, तो सिक्स पेनी की तरह ब्रूइस होते हैं करके इसको बोलते हैं। कॉइन शेप्ड ब्रूइस मेनली फिंगर का टिप्स, क्योंकि हमारे फिंगर का टिप ही ज्यादातर वहां पे प्रेशर डालते हैं, तो इसलिए प्रेशर डालते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसको सिक्स पेनी ब्रूइस नाम से भी बोला जाता है यहाँ पे। फिर आते हैं, ये है बैंस्टोला। मेनली यहाँ पे ऐसे बैम्बू स्टिक्स वगैरह होते हैं, तो बैम्बू स्टिक्स के अंडर नेक वगैरह आते हैं, तो वहां पे प्रेशर आता है, तो वो है बैंस्टोला। बैम्बू BA, बैंस्टोला BA, वो याद रखना। फिर आते हैं रिगार्डिंग गैरोटिंग करके है। तो कभी इसका टेक्निकल टर्म्स के इंपॉर्टेंस क्यों होता है कि गैरोटिंग करके पूछते हैं, तो हाँ गैरोटिंग क्या है, कहीं लिंजिंग है क्या करके हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो गैरोटिंग मतलब क्या होता है कि ये पिक्चर आपको देख रहा होगा ना, तो एक चेयर है, तो ये चेयर के ऊपर किसी को बिठाया जाता है, एंड देन क्या होता है कि एक लिवर टाइप ऑफ थिंग होता है, तो एक लिवर होता है वहां पे, एंड देन वो लिवर का स्क्रू के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। जब भी वो स्क्रू को हम टाइटली बांधते हैं, तो क्या है, स्मॉली कंस्ट्रिक्टिव फोर्स नेक में आ जाते हैं, एंड देन तुरंत ही वहां पे दबाए जाते हैं, तो एक स्क्रू पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये है यहाँ पे नेक, हाँ, तो ये है वो मतलब ज्यादातर दोनों साइड में लीवर होता है, जैसे ही प्रेशर आते हैं तो इधर कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स आते हैं, तो इसको गैरोटिंग नाम से बोला जाता है। तो ऐसा यहाँ पे एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है, वो कैसे है, जैसे कार में बैठा हुआ है, तो इसलिए गैरोटिंग आपको याद रखना है, कार में बैठा हुआ है ऐसा फॉर्म में आते हैं, ऐसा एक पिक्चर आपको याद रखना है, तो गैरोटिंग क्या है करके याद आएगा। फिर आते हैं रिगार्डिंग मगिंग। मैंने ऑलरेडी मगिंग का निमोनिक ऑलरेडी बताया है, मग करके ऐसे डालते हैं, तो हाथ में एक मग है, मग मग्गी बोलते हैं ना आप उसको, मग, MUG, मग, वही है ना वर्ड, या मैं ही बोलती हूँ MUG, Yeah, right. या ओके 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 फाइन, ओके थैंक यू, ओके ओके डॉक्टर मेकी। तो ये सब इसका मगिंग पार्ट्स में आने वाले आर्म लॉक वगैरह का कहते हैं, उसके साथ साथ स्ट्रैंगुलेशंस में आने वाले, पोस्टमार्टम वगैरह का कंडीशंस में आने वाले होते हैं ये सब पार्ट। ओके, तो इतना तक समझ में आ गया आपको? एनी डाउट अप टू दिस? कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, वो है रिगार्डिंग आर्सेनिक एंड लेड पॉइजन के बारे में। एनी डाउट अप टू दिस? इतना तक जो PPT में बताया उसमें कुछ डाउट है क्या? या ओके ओके फाइन। तो उसके साथ आते हैं रिगार्डिंग एक पार्ट था रिगार्डिंग सफोकेशन के बारे में। सफोकेशन को वेरी लेस सी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। सफोकेशन मेनली स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग का ही क्वेश्चन हमने देखा, इसलिए स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग के बारे में ही हमने डिस्कस किया था। पर दूसरे आते हैं रिगार्डिंग सफोकेशन करके आते हैं। हम बोलते हैं ना बहुत सफोकेशन आते हैं, बाहर जाना है, मतलब सफोकेशन क्या है, एक अनइजीनेस फीलिंग जिसकी वजह से हमें मतलब छूट जाना है, ऐसा फीलिंग आता है। तो मेनली सफोकेशन में भी इसका पार्ट में आता है, तो उसमें स्मॉथरिंग आते हैं सफोकेशन में, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, बर्किंग, गैगिंग, कफे कोरोनरी वगैरह इसके पार्ट में आते हैं। कफे कोरोनरी वगैरह पहले टेक्स्ट बुक में, पहले पुराने वाले फॉरेंसिक के टेक्स्ट बुक्स में हाईलाइटेड करके दिखा देते हैं कफे कोरोनरी क्या होता है करके, पर अभी का एक टेक्स्ट बुक्स में कफे कोरोनरी के बारे में मेंशन ही नहीं किया है, तो इसलिए हम भी मेंशन नहीं करना है, क्योंकि वो पूछने का चांसेस बहुत कम है इसके बारे में कफे कोरोनरी। हाँ ओके ओके ठीक है। स्क्रीन आपको मगिंग दिख रहा है ना? इतना तक है, इस पार्ट में सफोकेशन मैंने ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट हम आर्सेनिक और लेड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके पहले थोड़ा अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन के बारे में दिख रहे हैं। आपको मगिंग दिख रहा है ना स्क्रीन पे? Yes, ma'am. हाँ या डिजिटल लाइब्रेरी में आपको ये अवेलेबल हो गए। ये PPT अपलोड किया है। दूसरा एक है लेड एंड आर्सेनिक पॉइजन के बारे में, वो आपको कल तक अवेलेबल कर दे या फिर रात तक मैं अपलोड कर देती हूँ उसमें। बट ऑल द PPT, जितना भी PPT हम कर रहे हैं वो सब आपको डिजिटल लाइब्रेरी में इसमें
अवेलेबल होगा। ओके, तो दूसरे आते हैं रिगार्डिंग सफोकेशन के बारे में। तो सफोकेशन में क्या होता है कि एक पार्ट है रिगार्डिंग स्मॉथरिंग करके है। स्मॉथरिंग मतलब क्या है? करके मार देते हैं, स्मॉथरिंग करके बोलते हैं। या ओके, स्मॉथरिंग करके मतलब ऐसा करके, ज्यादातर मूवीज में हम दिखते हैं ना, कुछ हीरोइंस वगैरह आते थे मुंह दबा के, तो स्मॉथ कुछ ऐसा सोचते। स्मॉथरिंग ये है, याद रखने के लिए क्या है कि स्मूथ कुछ रुमाल लेके स्मॉथ कर दिया या फिर मोती को दबाया करके स्मॉथरिंग आपको याद रखना है। फिर उसके साथ साथ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है, मतलब कुछ ट्रॉमा वगैरह आते हैं तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ टार्डियो स्पॉट आता है। टार्डियो स्पॉट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। हैंगिंग पार्ट भी ऑलमोस्ट ओके है, इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फिर इंटरनल बीचमैन में आने वाले एक चीज है रिगार्डिंग C2 C3 एंड C3 C4 वर्टिब्रा का, वो भी हमने इसके पहले का पीपीटी में डिस्कस किया था। C2 C3 एंड C3 C4 में आने वाले। तो इसमें आने वाले होते हैं रिगार्डिंग हैंगमैन्स फ्रैक्चर करके आते हैं। तो हैंगमैन्स फ्रैक्चर, हैंगिंग करने वाले लोगों में आने वाले हैंगमैन्स फ्रैक्चर करके आते हैं। तो वो डायरेक्टली है, उसमें कुछ सोचने की बात है। हैंगमैन्स फ्रैक्चर जनरली ऐसे टाइप ऑफ एक्सफिक्सियल कंडीशंस में ही दिख जाते हैं करके। फिर होते हैं रिगार्डिंग एक कंडीशन, वो होता है सिमोन्स साइन करके आता है। सिमोन्स साइन वो भी लेस इंपॉर्टेंट है, जाकर को क्वेश्चन में से पूछता नहीं। SIMMON S, इसमें लिखने की ये नहीं है, दूसरा पीपीटी में आई कैन राइट। ओके, तो दैट आई विल डू दैट। इसमें सिमोन साइंस करके आता है। तो ये सिमोन साइंस में मेनली आते हैं रिगार्डिंग सिमोन साइंस भी ज्यादातर ये हैंगिंग कंडीशंस में भी आने वाले कंडीशंस है, बाकी उतना नहीं। फिर उसके साथ साथ जुडिशियल हैंगिंग के बारे में था, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल हैंगिंग में ऑलरेडी हमने C2 C3 वर्टिब्रा के बारे में बोला। फिर 2 किलोग्राम का प्रेशर आते हैं तो जुगुलर वेन ऑब्स्ट्रक्टेड होता है। 4 और 5 किलोग्राम का आते हैं तो ये सब वो पीपीटी में है। ओके, 4 और 5 किलोग्राम का ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होते हैं तो कैरोटिड आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। ये सब इसके पार्ट में आने वाले हैं। फिर इसके साथ आते हैं रिगार्डिंग बार्न्स-टोला हमने एक्सप्लेन किया। फ्रैक्चर ऑफ जनरली एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग स्ट्रैंगुलेशन बाय लिगेचर। हाँ, स्ट्रैंगुलेशन बाय लिगेचर में क्या होता है कि कोई भी लिगेचर टाइप या फिर रस्सी वगैरह होते हैं उससे स्ट्रैंगुलेशन कर देते हैं। तो ज्यादातर वो ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रैंगुलेशन में मेनली कौन सी कार्टिलेज का फ्रैक्चर होते हैं करके कभी पूछ सकते हैं। वहां पे फ्रैक्चर ऑफ थायराइड कार्टिलेज होता है, तो थायराइड एंड लिगेचर ऐसा करके आपको सोच लेना है। थायराइड एंड लिगेचर। तो थायराइड पेशेंट्स में ज्यादातर डिप्रेशंस वगैरह आते हैं ना, तो डिप्रेशंस वगैरह आते हैं तो वो क्या है, डिप्रेशंस होते हैं और उसके साथ साथ बहुत मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, वो सब आपको पता है। तो थायराइड सोच लेना। एंड लिगेचर, लिगेचर मतलब लाइट डिप्रेशन ऐसा करके कुछ वर्ड आते हैं करके सोचना, वो भी नहीं, वो अच्छा कोड नहीं है। ओके, मेनली यहाँ पे थायराइड एंड लाइट, लिगेचर मतलब लाइट होते हैं या फिर थायराइड पेशेंट्स लाइट होते हैं करके आपको सोच सकते हैं। थायराइड एंड लिगेचर दोनों को मिलाने के लिए हम ये पॉइंट्स वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, फिर उसके साथ होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन में आने वाले होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन स्ट्रैंगुलेशन का क्या होता है? लिगेचर मार्क। कोई भी मार्क इधर आते हैं तो श्योर साइन है स्ट्रैंगुलेशन हुआ है। तो उसका ही स्यूडो लिगेचर मार्क के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। स्यूडो लिगेचर मार्क मतलब फॉल्स लिगेचर मार्क, एक्चुअली स्ट्रैंगुलेशन नहीं हुआ है। एम आई टू फास्ट? आर यू एबल टू फॉलो नो? टू फास्ट नहीं है ना? शुड आई स्लो डाउन? डॉक्टर निधि, अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो यू कैन मैसेज। ओके, आई रीड। या ओके ओके फाइन, ओके डॉक्टर, ओके डॉक्टर सुनीता। ओके, तो ये सब है रिगार्डिंग पार्ट में आने वाले कंडीशंस के बारे में। सूडो लिगेचर मार्क मेनली ओबीस वाले लोगों के बीच में आते हैं, इन्फेंट्स में आते हैं, छोटे बच्चों में भी ज्यादातर ऐसे टाइप ऑफ मार्किंग वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो स्मॉथरिंग में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, थ्रॉटलिंग में भी इतना नहीं। थ्रॉटलिंग में एक ही पॉइंट आता है, 6 पेनी ब्रूइज करके आता है, 6 मार्किंग करके आने वाले 6 पेनी ब्रूइज। एंड थ्रॉटलिंग में मेनली आने वाले होते हैं रिगार्डिंग हायोइड बोन का फ्रैक्चर। या ओके ओके डॉक्टर, आईफोन इसलिए मैं नाम में यही बोल रही हूँ। ओके डॉक्टर, ओके
मेनली रिगार्डिंग स्मॉथरिंग वगैरह हो गया, ड्राउनिंग वगैरह का बारे में। ड्राउनिंग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ड्राउनिंग में से मेनली 2-3 क्वेश्चंस कभी कभी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग ग्लव पैटर्न या फिर वॉशर वुमेन्स हैंड एंड फीट वगैरह के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वो है रिगार्डिंग पॉइजनिंग पार्ट के बारे में। तो आज हम 2 पॉइजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है लेड एंड आर्सेनिक पॉइजन के बारे में। मेनली हम ट्राई करेंगे कि 2-3 क्लास में अगर फिनिश कर लेते हैं फिर नेक्स्ट पोर्शन में आ जाते हैं करके। तो आपको नेक्स्ट क्लास शायद वेडनेसडे को होगा, तब तक आपको दूसरा पोर्शन मेनली मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट एक बार देख के आना है। तो वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का हम जल्दी कवर अप कर सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप कर रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए इतना डिटेल में ले रही हूँ। तो ज्यादातर ये पार्ट मेनली मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का वो इंट्रोडक्शन पार्ट आता है। इनक्वेस्ट, एविडेंस, विटनेस करके 3 पॉइंट्स आते हैं, इनक्वेस्ट, एविडेंस, विटनेस। तो वो सिलेबस पार्ट में ही एक्सप्लेन किया है। वो तीनों पार्ट के बारे में अगर आप होमवर्क करके आते हैं तो इट विल बी फाइन, यू कैन फिनिश इट फास्ट। ओके, वरना क्या होता है कि हमें इतना देर लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि विषा उपविषा वगैरह का पोर्ट्स के बारे में हमें कवर अप करना है। तो नेक्स्ट आते हैं रिगार्डिंग, हाँ, ये पीपीटी दिख रहा है रिगार्डिंग इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स के बारे में। The screen is visible. इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स एंड लेड पॉइजनिंग वगैरह के बारे में। ओके, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके 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 फाइन, I'll share just a minute. अब इट्स लोडिंग, वो अभी आ जाएगा, लोड हो रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है स्क्रीन। I hope now the screen is visible. Yeah, okay, fine. तो आज हम मेनली रिगार्डिंग 2 पॉइजन्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसमें मोस्ट ज्यादातर आर्सेनिक पॉइजन में ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं कंपेयर्ड टू लेड पॉइजन। कंपेयर्ड टू लेड पॉइजन मोस्टली आर्सेनिक में से क्वेश्चन, क्योंकि आर्सेनिक सबका फेवरेट है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आर्सेनिक में भी हमारा हरदाला, मनशिला वगैरह आते हैं ना, तो इसलिए ज्यादातर थोड़ा फेवरेटिज्म वहां पे हो जाता है ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने आर्सेनिक के लिए एक निमोनिक बताया है, तो दैट निमोनिक आई विल शेयर। ओके, लेड के लिए उतना निमोनिक की वगैरह जरूरत नहीं, क्योंकि 2 चीजें ही हमें लेड के लिए याद रखना है। तो ये लेड पॉइजनिंग है। तो लेड पॉइजनिंग में मेनली आते हैं रिगार्डिंग ये इसका सोर्सेस के बारे में है। तो ये सब आते हैं रिगार्डिंग, ये जस्ट आपको लेड एसिटेट, लेड कार्बोनेट, लेड क्रोमेट करके आने वाले चीज होते हैं। फिर उसके साथ साथ इसका सोर्सेस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। मेनली आपने बोर्ड्स वगैरह देखा होगा रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वगैरह से आने वाले, वो सब हम थियरी क्लास की वजह से इस तरह होगा, इसलिए स्किप कर रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में ही याद रखना है। मेनली लेड पॉइजनिंग आते हैं तो 2 कंडीशंस, प्लम्बिज्म एंड सैटर्निज्म करके। तो लेड का पीरियोडिक टेबल का नंबर आपको याद है, पीबी करके आते हैं, तो पीबी लेड का है, तो प्लम्बिज्म भी लेड का है करके याद रखना है, लेड फॉर लेड पॉइजन के बारे में। फिर आते हैं रिगार्डिंग सैटर्निज्म। सैटर्निज्म वो पार्ट देख लेते हैं, सैटर्निज्म पार्ट। तो ये सब इसका एब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के बारे में। फेटल पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, फेटल पीरियड के बारे में 2 to 3 डेज करके इसका फेटल पीरियड वगैरह आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके एक्यूट पॉइजनिंग में आने वाले फिजिकल कंडीशंस के बारे में है। एंड लेड के बारे में शायद हमने पहली बार सुना होगा, मैगी के अंडर सुना होगा। तो मैगी के अलावा फिर बाद में नेस्ले वगैरह उसको क्लेम्स के अगेंस्ट बोल दिया था। फिर था रिगार्डिंग चॉइस के बारे में। फिर है रिगार्डिंग हारप्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर योर नॉलेज, देन वी विल स्किप टू द अदर पार्ट। प्लम्बिज्म एंड सैटर्निज्म में ये था कि हारप्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन हमारे इस एरिया से जाने का एक कंडीशन लेड हो सकते हैं करके एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब
इंटेलिजेंट गेस को हाइपोथेसिस नाम से बोला जाता है। तो इसलिए ऐसा बोलते थे कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के अंडर लेड पाइप्स यूज करते हैं, एंड उसकी वजह से लेड टॉक्सिसिटी हुआ था, एंड इसकी वजह से वो सिविलाइजेशन भी गायब हुआ था करके एक अनअप्रूव्ड हाइपोथेसिस वगैरह अवेलेबल है। ये इसके रिलेटेड इसलिए बताया था। फिर उसके साथ साथ है रिगार्डिंग सैटर्न, प्लैनेट सैटर्न होता है ना, प्लैनेट सैटर्न लेड रिलेटेड है, या फिर पुराने ग्रीक मिथोलॉजी में लेड से उसको कनेक्ट किया जाता है, इसलिए ये बताते हैं कि लेड ग्रीक मिथोलॉजी रिलेटेड है करके। तो इसलिए सैटर्न मतलब लेड सैट ऑन माई लैप करके आपको याद रख लेना, या फिर लेड एंड सैटरडे, या फिर लेड पेंसिल, हमने लेड पेंसिल है ना, हम डायग्राम्स बनाने वाले लेड पेंसिल हम लेने के लिए गया था, कब गए थे, सैटरडे को गया था, ऐसा करके सोच लेना। लेड पेंसिल वी ब्रॉट ऑन सैटरडे करके याद रखें, तो सैटर्निज्म लेड रिलेटेड है करके मिल जाते हैं पॉइंट। फिर उसके साथ आने वाले ये कंडीशन है ये, तो इसके लिए भी एक छोटा सा निमोनिक पार्ट है ये, एक ABCDEF करके आपको याद रखना है। तो एनीमिया होते हैं, एंड देन इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ये पार्ट आते हैं, ये बर्टोनियन लाइन किस में आते हैं करके पूछ सकते हैं। तो ABCDFEF करके आपको लेड पॉइजनिंग याद रखा तो भी ये पॉइंट मिल जाते हैं। तो बर्टोनियन लाइन्स करके, C फॉर द कॉलिक या फिर कॉन्स्टिपेशन, D मतलब रिस्ट या फिर फूड ड्रॉप बोलते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है कि मेनली कोई भी पॉइजन कंडीशन आते हैं तो समझ लो ये पेयर है, तो उसकी कंडीशंस की वजह से पैरालिसिस जैसे ड्रॉप हो जाता है, तो इसलिए फूड ड्रॉप नाम से इसको बोला जाता है। फिर उसके साथ साथ फेशियल पैलर वगैरह, जस्ट आपको बर्टोनियन लाइन ही याद रखना है, बर्टोनियन लाइन ही यहाँ पे पूछेगा। फिर उसके साथ साथ लेड पाल्सी आ जाता है, लेड पैरालिसिस, जैसे फूड ड्रॉप करके बोला ना, वो पाल्सी पैरालिसिस कंडीशंस में आने वाले। फिर उसके साथ साथ आते हैं रिगार्डिंग ये है फूड ड्रॉप कंडीशंस में आने वाले, एंड देन उसका मैनेजमेंट के लिए है। तो मैनेजमेंट में ज्यादातर इसमें से एक ही पॉइंट कभी पूछ सकते हैं, वो है रिगार्डिंग चीलेशन थेरापी के बारे में है। तो चीलेशन थेरापी के लिए आपको ये पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई भी मेटल आयन आते हैं तो उसको एनगल्फ करने के लिए एक चीले एजेंट आ जाते हैं, तो एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं, एंड मॉलिक्यूल को एक्सक्रीट किया जाता है। तो वो है रिगार्डिंग चीलेशन थेरापी के बारे में एक्सप्लेन किया वाला पॉट। एंड देन रिगार्डिंग ऑटोप्सी फाइंडिंग्स, हमने बर्टोनियन लाइन के बारे में याद रखा है ना, बर्टोनियन, B फॉर बर्टोनियन, B फॉर ब्लू करके भी आ सकते हैं। तो ब्लू लाइन्स ऑन गम्स करके किस में आते हैं करके भी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ब्लू लाइन्स ऑन द गम्स या फिर बर्टोनियन लाइन ज्यादातर दिख जाते हैं लेड पॉइजनिंग कंडीशंस में। फिर आते हैं रिगार्डिंग मेडिकल इवेंट, जो ऑलरेडी प्लम्बिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो प्लम्बिज्म पीबी फॉर लेड। फिर ये सब इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं रिगार्डिंग आर्सेनिक। तो आर्सेनिक का मेनली AS2S2 हड़ताला, AS2S3 माइनशीला, AS2O3 गौरी पाषाणा, या फिर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड करके ही इसका कंडीशंस में, इसका कॉम्पाउंड्स में आने वाले कंडीशंस, वो सब इतना पूछता नहीं है। तो ये सब इसका हिस्ट्री पार्ट में थे। पहले ये ऐसे टाइप ऑफ ड्रेसेस हम 80s का 70s और 70s नहीं, उससे भी पहले 40-50 एजेस में ज्यादातर ऐसे वाले कपड़े बहुत कॉमन थे। ओके, इन बिटवीन द कॉलोनियल पीपल, तो उसमें ज्यादातर ऐसे टाइप ऑफ कपड़े ज्यादातर आर्सेनिक कंपाउंड से ही बना देते थे। तो इसका फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर वगैरह का पैरिस ग्रीन नाम से बोला जाता है। तो फ्लोरोसेंट ग्रीनिश कलर पार्टी में वगैरह फ्लोरिश करके आते थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्किन इन्फेक्शन होने लगे। फिर बाद में पता चला कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के या आर्सेनिक टॉक्सिसिटी की वजह से। और फिर उसके साथ साथ रिगार्डिंग बुक वगैरह है ना, बुक का ऊपर का लेयर वगैरह आर्सेनिक से ही उसका टॉक्सिसिटी वगैरह आने लगे। कुछ लोगों को आदत है ना ऐसा करके स्प्लिट करके करने का, तो उसकी वजह से भी आर्सेनिक का टॉक्सिसिटी आ जाते हैं यहाँ पे। फिर उसके साथ आते हैं रिगार्डिंग उसका एब्सॉर्प्शन, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दैट पार्ट। फिर आते हैं रिगार्डिंग मीस लाइन करके, ये सभी एक्सप्लेन करने के बाद हम उसका निमोनिक पार्ट में चले जाते हैं। तो एक है रिगार्डिंग एल्ड्रिच मीस लाइन के बारे में, एल्ड्रिच मीस लाइन। तो एल्ड्रिच मीस लाइन मतलब क्या होता है कि हमें कभी कभी हमारे नेल्स के ऊपर स्मॉल व्हाइट डॉट्स ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसी करके आते हैं, वो विटामिन डेफिशिएंसी करे थोड़ा और ज्यादा दिख जाते हैं, तो वो एल्ड्रिच मीस लाइन, कम से कम आपको मीस लाइन करके याद रखना है। तो स्मॉल व्हाइटिश कलर ऑफ सीन, व्हाइटिश लाइंस वो फिंगर्स में दिखते हैं, तो उसको एल्ड्रिच मीस लाइन नाम से बोला जाता है। हाँ ये है, और भी अच्छा पिक्चर ये है व्हाइट लाइन करके। तो ये भी कभी फिगर्स विजुअल के रूप में ये टाइप ऑफ लाइंस कहाँ पे दिख जाते कर, बर्टोनियन लाइन
लेड में था, मीस लाइन आर्सेनिक में, दोनों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आर्सेनिक का कोड बता देती हूँ। बर्टोनियन बी या फिर बर्ट या फिर बट लेड या फिर बट लेड, ऐसा करके कुछ बटन लेड के बनाया है, ऐसा करके आप कोरिलेट कर सकते हैं इसका। फिर उसके साथ ये सब इसका सिम्टम्स पार्ट में, सिम्टम्स में से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें एक है रिगार्डिंग क्यूटी प्रोलॉन्गेशन के बारे में है। तो अभी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कभी पूछ रहे हैं मेनली, ईसीजी वेव्स में पैटर्न चेंज होते हैं तो वो कौन सी कंडीशंस को डिपिक्ट कर लेता है करके, वेरी रेयर है, पर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन आते हैं करके एक बार मन में रख लेना या फिर कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना ये पार्ट के बारे में। फिर आते हैं रिगार्डिंग इसका लैब एग्जामिनेशंस के पार्ट में। मैंने पहले ऐसे बताया था ना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस किसके साथ किया जाता है करके, तो मेनली वो आर्सेनिक पॉइजनिंग विद कोलेरा ही किया जाता है। कोलेरा, तो कोलेरा का डिफरेंशियल, इसको लैब एग्जामिनेशन के तौर पे हम वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस को फुल स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि विब्रियो कोलेरा माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में विब्रियो कोलेरा को दिखते हैं तो क्या है, कोलेरा है, अगर नहीं दिखते हैं तो क्या है, आर्सेनिक पॉइजन। उसके साथ साथ ये आर्सेनिक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आर्सेनिक का स्मॉल स्मॉल टुकड़े होते हैं ना, वो हेयर होते हैं ना, वो शेयर का शाफ्ट वगैरह में सेटल होते हैं, वो कितने भी साल होने के बाद भी हेयर शाफ्ट के अंदर वो होते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादातर आर्सेनिक को ज्यादातर आफ्टर मेनी इयर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर दूसरा है रिगार्डिंग हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं, फीमर वगैरह का लॉन्ग बोन्स में ये आर्सेनिक सेटल हो जाते हैं, सो इसलिए एक्सरे वगैरह लेते हैं तो उसमें रेडियो एपोक करके सेटल्ड आर्सेनिक दिख जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक्सरे एग्जामिनेशन वगैरह आर्सेनिक पॉइंट में इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रिगार्डिंग ये सब इसका सिम्टम्स में है, मेनली पेक्युलरिटी क्या है, कोलेरा की तरह ही सीवियर वॉमिटिंग आ जाते हैं। वॉमिटिंग में ये डिफरेंस ये होता है कि पर्जिंग करके आता है, पर्जिंग मतलब करके आता है, इसको पर्जिंग नाम से, तो पर्जिंग ज्यादातर वॉमिटिंग के पहले आते हैं कोलेरा में, वॉमिटिंग के बाद आते हैं आर्सेनिक में, वही है डिफरेंस, वो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव में ज्यादातर पूछता नहीं, तो इसलिए वी कैन स्किप दैट पार्ट। फिर आते हैं रिगार्डिंग रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, ये पार्ट आपको दिखता है जैसे बारिश की बूंदे की तरह का पिगमेंटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकते हैं इन पार्ट के बारे में। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, ये भी क्लिनिकल कंडीशंस देख के दिस कंडीशन कहाँ पे दिख जाते हैं, क्योंकि मॉक क्वेश्चन है तो थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी पूछ सकते हैं। एंड आर्सेनिक का टॉक्सिसिटी और गाँव में भी कभी कभी हो जाते हैं, इसलिए ये पार्ट है, तो रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन करके आता है ये पार्ट है। और फिर उसके साथ साथ आते हैं रिगार्डिंग नेल्स में, ऑलरेडी मीस लाइन हमने एक्सप्लेन किया था। फिर उसके साथ साथ बाउंस डिसीज वगैरह इतने इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ साथ इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में है, जस्ट सेकेंडरी सिफिलिस आते हैं करके एक बार देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कोलेरा के बारे में बताया है, तो वो कोलेरा की वॉमिटिंग वगैरह कंडीशंस दिखते हैं, इसलिए हमें कोलेरा के साथ इसको डिफरेंशियल डायग्नोस करते हैं। पर कभी कभी रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन जैसे स्किन इरप्शंस वगैरह होते हैं, तो वो स्किन इरप्शंस को ज्यादातर ये सेकेंडरी सिफिलिस के साथ कोरिलेट किया जाता है। सेकेंडरी सिफिलिस में आने वाले स्किन इरप्शंस या फिर स्किन का वल्गैरिटी जैसे सिम्टम्स वगैरह आर्सेनिक पॉइजन में भी यहाँ पे दिख जाते हैं। फिर आते हैं रिगार्डिंग ये सब इसका हेमेटोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज, कभी कभी क्या होता है कि आर्सेनिक वगैरह जब एब्सॉर्ब होते हैं तब ज्यादातर हमारे आरबीसी मेटाबॉलिज्म को ये इंटरप्ट कर देता है, तो उसकी वजह से एनीमिया, ल्यूकोपीनिया वगैरह कंडीशंस, एनीमिया मेनली एनीमिया वगैरह दिख जाते हैं, उसके साथ साथ बेसोफिलिक स्टिपलिंग नाम से भी उसको बोला जाते हैं। फिर इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मेनली गुलियन-बार सिंड्रोम, पहले हमने बीएमएस के टाइम में बहुत बार पूछा गुलियन-बार सिंड्रोम डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है करके, बहुत बार आपने सुना होगा ये पार्ट गुलियन-बार सिंड्रोम। फिर अल्कोहलिक न्यूराइटिस, अल्कोहलिक न्यूराइटिस क्या है, अल्कोहलिक न्यूराइटिस आपने सैटरडे नर्व पाल्सी सुना है, सैटरडे नर्व पाल्सी, सैटरडे नर्व पाल्सी क्या होता है कि सैटरडे को क्या है, पार्टी डे, तो हम क्या है पीते हैं और फिर ऐसा एक्सटेंडेड पार्ट में ऐसा सो जाते हैं, तो क्या होता है वो एरिया का पैरालिसिस या फिर न्यूराइटिस जैसे कंडीशंस होते हैं, तो उसकी वजह से नेक्स्ट डे क्या होता है हाथ पांव वगैरह ऐसा हो जाते हैं, या फिर प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाते, प्रॉपर एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, उसको अल्कोहलिक न्यूराइटिस नाम से बोला जाता है, वो जो जनरली सैटरडे नाइट पाल्सी नाम से बोला जाता है। वही है दूसरा
हनीमून पॉलिसी, हम हनीमून पॉलिसी हम जानते हैं, बहुत क्लोजली टाइट अप कर लेते हैं तो क्या है, मतलब ज्यादातर स्पाउस का आर्म के ऊपर सो जाते हैं तो उसको हनीमून पॉलिसी। ये सब शल्य में फिर से आएगा। ओके, फिर आते रिगार्डिंग आर्सेनोफेजिस्ट। पहले आर्सेनोफेजिस्ट में क्या होता कि वाजीकरण पर्पस के लिए ज्यादातर कुछ लोग आर्सेनिक को ले लेते हैं, तो 0.3 ग्राम तक ठीक है, पर कभी कभी उसका टॉक्सिसिटी भी आ जाता है अगर वाजीकरण पर्पस के लिए कुछ लोग आर्सेनिक को ले लेते हैं, वो लोगों के बीच में। ये सब है इसका मैनेजमेंट पर्पस में। तो मैनेजमेंट में एक चीज आप देखते हैं, चीलेशन हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, उसके साथ आने वाले होते हैं BAL करके आने वाले। तो BAL का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एंटी लुइसाइट करके, ब्रिटिश एंटी लुइसाइट, एंटी ANTI, शुड आई राइट, मींस आई राइट, हाँ। तो ये होता है ब्रिटिश एंटी लुइसाइट, इसको यूनिवर्सल एंटीडोट नाम से पूछा जाता है। तो यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है करके कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ब्रिटिश एंटी लुइसाइट BAL करके, इसका कंटेंट्स में अगले नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं क्या है। इनके और भी हम पॉइजन वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसका एंटीडोट के तौर पे BAL के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये ब्रिटिश एंटी लुइसाइट BAL, उसमें चारकोल वगैरह कंटेंट वाले, टाइटेनियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह ही इसके कंटेंट वगैरह में आते हैं। फिर आते हैं रिगार्डिंग ये BAL का डिसएडवांटेजेस के बारे में, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में आने वाले राइगर मोर्टिस कंडीशंस, म्यूकोसा की रेड वेलवेट अपीयरेंस, ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको। रेड वेलवेट म्यूकोसा कहाँ पे दिखते हैं करके कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेड वेलवेट म्यूकोसा। ओके, तो ये पार्ट याद रखना, म्यूकोसा इज रेड वेलवेट टाइप। तो ये भी याद रख लेना कि हमें न्यूमोनिक में ये सब कनेक्ट करना है। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट रिगार्डिंग केमिकल एनालिसिस के लिए क्या क्या प्रिजर्व किया जाता है करके। तो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस वगैरह कोई भी फ्रेम करते हैं तो केमिकल एनालिसिस में क्या क्या पार्ट को सेव किया जाता है, तो इसलिए ये पार्ट इम्पोर्टेंट है ज्यादातर। मैंने अभी लॉन्ग बोन्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो फीमर जैसे चीजों को ज्यादातर केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। रीपोस्टमार्टम, रीपोस्टमार्टम को मेनली एक्सह्यूमेशन नाम से बोला जाता है। तो एक्सह्यूमेशन के बारे में एक ही निमोनिक पार्ट, निमोनिक में एक ही क्वेश्चन आता है कि एक्सह्यूमेशन कौन साइन करता है तब एक्सह्यूमेशन कर सकते हैं, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट साइन करता है तभी एक्सह्यूमेशन वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग बोन्स या फिर फीमर ही ज्यादातर यहाँ पे अफेक्टेड, मतलब प्रिजर्व करना है। फिर रूटीन विजरल एग्जाम, रूटीन विजरल मतलब स्टमक कंटेंट्स वगैरह को जरूर ले लेते हैं, पॉइजन वगैरह आते हैं तो। फिर स्कैल्प हेयर, मतलब मैंने बोला ना आर्सेनिक वगैरह सेटल होता है तो स्कैल्प हेयर ले आते हैं। मसल के टेंडन्स वगैरह में आते हैं, स्किन, एंड देन उसके साथ साथ नेल बेड्स वगैरह में भी आर्सेनिक का सेडिमेंटेशन होता है। तो ये सभी है केमिकल एनालिसिस के लिए जनरली प्रिजर्व करने वाले एरियाज वगैरह के बारे में। फिर आते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट इसका मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में है, तो ऑलरेडी मैंने हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था ना, तो वेल वाटर करके ही इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। फिर उसके साथ साथ अल्कोहलिक ड्रिंक के साथ इसको अडल्ट्रेशन किया जाता है, मेडिसिन के तौर पे कभी मिस्टेक करके या फिर वाजीकरण पर्पस के लिए वगैरह लेते हैं जिसको टॉक्सिसिटी आ जाते हैं। और कभी कभी कैटल्स को या फिर कैटल्स वगैरह को ज्यादातर बहुत पैसा लगा के ज्यादातर इंश्योरेंस कर लेते हैं, उनके बीच में भी ज्यादातर ये टाइप ऑफ किलिंग विद आर्सेनिक गिविंग, आर्सेनिक लेके मतलब मार देने का चांसेस बहुत कॉमन। तो ये सब कोरिलेट करके एक न्यूमोनिक बता देते थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है रिगार्डिंग एक लेडी, ओके, वो लेडी का नाम है, हम बोलते हैं ना मिस है, मिसेस है, पता नहीं, तो हम क्या डालते हैं, मेस, मेस या फिर मिस डाल दो तो ज्यादातर कंफ्यूजन है। तो मिस आर्सेनिक, वी आर श्योर वो अनमैरिड है, तो मिस आर्सेनिक नाम के एक लेडी, तो वो मिस आर्सेनिक वाले लेडी कौन सी कपड़ा पहना था, रेड वेलवेट टाइप ऑफ गाउन, रेड वेलवेट गाउन पहनी थी वो, रेड वेलवेट गाउन पहनी थी। और फिर वो रेड वेलवेट गाउन पहन के, रेड वेलवेट गाउन के साथ क्या है, उसके साथ कौन सा मैचिंग होता है, ब्लैक कलर ऑफ शूज मैचिंग होता है, तो ब्लैक
ब्लैक टाइप ऑफ शूज ऐसा सोचना, तो ब्लैक टाइप ऑफ शूज। तो ये पहन के वो कहाँ पे जा रहे थे, ऑफकोर्स डेट पे जा रहे होंगे। तो डेट पे जाने के लिए बाहर हुआ तो क्या हुआ, बारिश आ गया, तो रेन आ गया। ठीक है, तो थोड़ी देर रुका, हाँ बारिश चले जाएंगे फिर चल, बारिश निकल जाने के बाद चलेगा, तो थोड़ी देर रुका। फिर रुकने के बाद क्या हुआ, मेनली रिगार्डिंग बाहर गए, तो बाहर जाने के बाद क्या खाया, गार्लिक नान खाया। ओके, गार्लिक नान। ओके, गार्लिक नान खा के आगे वापस घर पे आने के बाद क्या हुआ, फूड इन्फेक्शन हुआ। फूड इन्फेक्शन कैसे हुआ, फूड इन्फेक्शन नहीं, कोलरा हुआ ऐसा सोच रहे हैं, मतलब अनहाइजीनिक फूड वगैरह आर्टिकल्स वगैरह लेने की वजह से कोलरा। इतना है आपका स्टोरी। मिस आर्सेनिक ने रेड वेलवेट एंड ब्लैक चप्पल पहन, ब्लैक शूज पहन के बाहर जाने तक, तब ज्यादातर बारिश आ गया, एंड देन बाहर जाने के बाद गार्लिक नान खा लिया, एंड देन उसके बाद कोलरा हुआ। तो ये याद रखने के लिए मेनली आपको ऐसा है कि मिस आर्सेनिक मतलब क्या है, मीस लाइन, MEES, एल्ड्रिच मीस लाइन करके बताया था ना, तो वो है मीस लाइन। फिर आते रिगार्डिंग रेड वेलवेट गाउन। तो रेड वेलवेट गाउन मतलब क्या है, रेड वेलवेट अपीयरेंस ऑफ स्टमक म्यूकोसा, मैंने वहां पे अंडरलाइन करके बताया था, रेड वेलवेट अपीयरेंस ऑफ स्टमक म्यूकोसा। फिर है रिगार्डिंग ब्लैक फूट डिसीज नाम से एक डिसीज है, वो ज्यादातर यूजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादातर ब्लैक फूट डिसीज अभी नहीं दिखते, तो आपको ब्लैक फूट निकालना है तो निकाल सकते हैं। पर रेन आते हैं, रेन मतलब क्या है, हमारा रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। ओके, फिर आता है रिगार्डिंग गार्लिक नैन। गार्लिक नैन क्या है, गार्लिक ऑर्डर, ये गार्लिक ऑर्डर, एंड देन उसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी ऑर्डर, ब्लूबेरी ऑर्डर, बहुत सारे स्मेल आते हैं ऑर्डर, मतलब आगत ऐसा डल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे स्मेल आपको आते हैं, बादाम की स्मेल आते हैं वहां पे, गार्लिक का स्मेल आते हैं, ऐसे वाले सब्जेक्ट है ये। तो ज्यादातर गार्लिक ऑर्डर, गार्लिक स्मेल आने वाले एक पॉइजन कंडीशन है रिगार्डिंग आर्सेनिक, तो वो रिपीटेडली पूछते हैं, इसलिए गार्लिक नैन यहाँ पे ऐड किया। तो गार्लिक ऑर्डर ऑफ स्टमक म्यूकोसा जाकर आर्सेनिक पॉइजन में दिख जाता है। तो बाहर जाने के बाद क्या है, कोलरा हुआ, तो कोलरा मतलब क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के साथ उसको किया। तो दूसरा एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन सा डिसीज के साथ कर सकते हैं कोलरा के अलावा, कोलरा के अलावा कौन सी डिसीज के साथ कर सकते हैं, ट्राइफोन है, कौन सी डिसीज के साथ कर सकते हैं, डॉक्टर संजय, किसी को याद नहीं, सेकेंडरी सिफिलिस बोला था ना, सब लोग इधर है, खाना खाने चले गए क्या, 10 बज गए, आर यू ऑल देयर? Yeah. Secondary syphilis Yeah, and okay, Addison's okay. disease. क्या है, Addison's disease and secondary syphilis. yeah, good, Addison disease and secondary syphilis. Okay, thank you. Okay, doctor, maybe. या सेम थिंग। तो इतना है रिगार्डिंग हमारा 2 पॉइजन के बारे में एक्सप्लेन किया वाला पॉइंट्स। तो इतना तक समझ में आ गया, शुड आई एक्सप्लेन एनी पार्ट, शुड आई एक्सप्लेन एनी पार्ट? ओके, तो इतना तक हमने जो एक्सप्लेन किया वाला पार्ट के अलावा आते हैं रिगार्डिंग, मैंने ऑर्डर के बारे में बताया ना, डिफरेंट डिफरेंट स्मेल के बारे में, तो वो स्मेल के बारे में जितना इंपॉर्टेंटली पूछते हैं उनके बारे में ही एक स्मॉल पार्ट एक्सप्लेन करते भाई। ओके, तो इसमें पहले आते हैं रिगार्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड आप सब लोग जानते होंगे, कभी कभी कुछ लोग ऑटोमोबाइल, पुराने वाले ऑटोमोबाइल्स वगैरह में ज्यादातर टॉक्सिक गैस वगैरह स्मेल करके डेथ हुए वाले कंडीशंस वगैरह आते हैं, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन में टिपिकली आने वाले कंडीशंस आते हैं रिगार्डिंग चेरी लिप कलर्ड, चेरी कलर वगैरह आ जाते हैं वहां पे, चेरी कलर्ड या फिर ब्राइट रेड
चेरी कलर अपीयरेंस, सॉरी ऑर्डर नहीं, हम यहाँ पे पोस्टमार्टम स्टेनिंग और पोस्टमार्टम लिविडिटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट ऑर्डर में चले जाते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इसका पोस्टमार्टम लिविडिटी के बारे में रिपीटेडली क्वेश्चन आने वाले एरिया होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में टिपिकली आने वाले पोस्टमार्टम स्टेनिंग, स्टेनिंग आप समझते हैं ना, डिपेंडिंग बॉडी पार्ट्स में आने वाले कलर चेंजेस को ज्यादातर पोस्टमार्टम स्टेनिंग नाम से बोला जाता है। तो बैक पार्ट वगैरह होते हैं तो क्या है, बैक पार्ट में क्या है, मेरा स्कैपुलर रीजन और बटक रीजन डिपेंडेंट बॉडी पार्ट में आता है। तो ऐसा उल्टा कर देते हैं तो क्या है, वो ज्यादातर पेल कलर में या फिर रेडिश कलर में वगैरह बॉडी में दिख जाते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि कौन से पोजीशन में डेथ हुआ है उनके बारे में हमें जानकारी मिल रही है, इसलिए पोस्टमार्टम स्टेनिंग वगैरह इंपॉर्टेंट होता है, स्टेनिंग नाम से ही याद रख लेना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में मेनली चेरी कलर्ड या फिर चेरी लिप कलर्ड, चेरी कलर्ड या फिर उसके अलावा रेड कलर्ड वगैरह अपीयरेंस वगैरह कार्बन मोनोऑक्साइड में आ जाते हैं। तो सी फॉर चेरी रेड या फिर ब्राइट चेरी रेड करके याद कर सकते हैं, सी फॉर चेरी रेड करके याद रख लेना। फिर बर्न्स वगैरह, मतलब ज्यादातर जल गए हैं, तो जल वगैरह गए हैं तो क्या है, वो एरिया के एपिथेलियल लेयर कवरिंग वगैरह निकल जाते हैं, वहां पे ब्राइट रेड अपीयरेंस वगैरह आ जाते हैं। तो बर्न्स कंडीशंस में क्या है, ब्राइट रेड, यहाँ पे चेरी रेड है, चेरी रेड ही डिफरेंट है, ब्राइट रेड। ज्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ही जनरली पूछ लेते हैं, तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड में मेनली चेरी रेड अपीयरेंस आते हैं। एंड बर्न्स कंडीशंस में जहां पे जल गया है वहां पे ज्यादातर ब्राइट रेड कलर अपीयरेंस आते हैं। उसके साथ साथ हाइड्रोक्साइनाइड, हाइड्रोसाइनाइड करके एक पॉइजन आता है, हाइड्रोसाइनाइड, तो वहां पर भी ब्राइट रेड कलर आ जाता है। ओके, फिर उसके साथ आते हैं रिगार्डिंग ओपीएम के बारे में। तो ओपीएम में कभी कभी पॉइजन आते हैं, तो उसकी वजह से मेनली पोस्टमार्टम स्टेनिंग ब्लैक कलर में आ जाते हैं। ओपीएम ज्यादातर ब्लैक कलर करके आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ओपीएम ब्लैक है करके दिखने के लिए क्या है कि ओपी टिकट, हम जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या है, ओपी टिकट मिलते हैं, तो ओपी टिकट का रंग है ब्लैक कलर, ऐसा सोच लेना। ओके, उसमें नंबर लिखा के देते हैं ना, तो ओपी टिकट इज ब्लैक कलर करके याद रखना, तो ओपीएम इज ब्लैक करके आपको मिल जाते हैं। फिर उसके साथ आर्सेनिक पॉइजन के बारे में, तो आर्सेनिक पॉइजन का ऑलरेडी ऑर्डर हमने पढ़ लिया, ऑर्डर मेनली गार्लिक ऑर्डर में आते हैं, तो उसका पोस्टमार्टम स्टेनिंग मेनली ब्राउन कलर का आता है, तो आर्सेनिक ब्राउन कलर। तो ऑलरेडी हमने रेड वेलवेट कलर ऑफ गाउन करके पढ़ा है, तो उसके साथ साथ ब्राउन कलर ऑफ लेगिंग्स या फिर ब्राउन कलर ऑफ कुछ, ताकि ब्राउन कलर पोस्टमार्टम स्टेनिंग याद करने के लिए, तो रेड वेलवेट एंड विथ ब्राउन कलर ऑफ लेगिंग्स सोच लेना। तो ब्राउन कलर ज्यादातर ब्राउन कलर ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग करके कोरिलेट कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आने वाले होते हैं फॉस्फरस पॉइजन है, फॉस्फरस पॉइजन भी ब्राउन है पर थोड़ा डार्क ब्राउन कलर आता है फॉस्फरस पॉइजन में। फॉस्फरस पॉइजन में कभी कभी पूछने वाला एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग हमारे पटाखे, दिवाली में पटाखे लगाते हैं, दिवाली में पटाखा में कौन से पॉइजन है करके पूछ सकते हैं, वो फॉस्फरस है। फॉस्फरस वन ऑफ द मेन कंटेंट है, उसके साथ साथ थोड़ा सल्फर वगैरह भी आता है, पर फॉस्फरस इज द राइट आंसर। ओके, तो दिवाली पॉइजन क्या होते हैं करके कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दिवाली पॉइजन मेनली फॉस्फरस का पॉइजन में ही आ जाते हैं। फिर इसके साथ साथ साइनाइड पॉइजन है, तो साइनाइड में मेनली रेड कलर आते हैं, पिंक या फिर ब्रिक रेड अपीयरेंस, पिंक कलर आ जाते हैं या फिर ब्रिक रेड कलर आ जाते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में। तो साइनाइड का बहुत सारे केसेस वगैरह आपने देखा होगा कभी, मेनली रीजनली वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल, शायद जॉली केस वगैरह का आपने आई थिंक हॉटस्टार पे अवेलेबल है, एक नेटफ्लिक्स वगैरह, देखने के लिए नहीं बता रही हूँ, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जाम वगैरह के बाद ही देख लेना। तो वो जॉली केस रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्री था उसमें साइनाइड पॉइजन ही था, तो उसकी वजह से एक्सह्यूमेशन किया था, एक्सह्यूमेशन मतलब रीपोस्टमार्टम करने के लिए वो प्रोसीजर, तो उसके बाद साइनाइड का प्रेजेंस, शायद 10 साल के बाद भी साइनाइड का प्रेजेंस था, ऐसे वो केस सॉल्व हुआ था। फिर उसके साथ साथ इतना ये इंपॉर्टेंट वाला आर्सेनिक, साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाँ बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर उसके साथ आते हैं रिगार्डिंग आइडेंटिफाई, ओके, या कोरियन साइनाइड डॉक्यूमेंट्री, जॉली केस नाम से वो फेमस हुआ था,
वो शायद है ना, शायद वो इसका फॉरेंसिक टेक्स्ट बुक में भी उसका मेंशन किया है। अब अभी का नया वाला फॉरेंसिक एडिशन का एक बुक आया, उसमें भी इस केस के बारे में मेंशन किया है खरीन साइन कर। तो उसके अलावा आते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट पार्ट, वो है रिगार्डिंग टैनेटोलॉजी पार्ट। टैनेटोलॉजी बाद में ले लेते हैं हम, थोड़ा हैंगिंग वगैरह के बारे में थोड़ा ले लेते हैं, हैंगिंग मीनिंग फिट्रिफिकेशन वगैरह के बारे में। हाँ, एक पार्ट है रिगार्डिंग फॉरेंसिक साइकाट्री के बारे में, एक पोर्शन था। आई थिंक आई विल टेक फॉरेंसिक साइकाट्री, हमारे पास आधा घंटा है तो फॉरेंसिक साइकाट्री भी फिनिश कर देती हूँ। फॉरेंसिक साइकाट्री में से बहुत ही कम क्वेश्चन ही पूछेगा कंपेयर टू पॉइजन एंड डेथ का चेंजेस के हिसाब से, तो इसलिए फॉरेंसिक साइकाट्री का भी पीपीटी आपको अवेलेबल कर देंगे वहां पे। तो मेनली फॉरेंसिक साइकाट्री मतलब क्या है, सभी साइकाट्रिक केसेस यहाँ पे मेंशन किया जाता है, एंड देन वो साइकाट्रिक चेंजेस के साथ साथ हमारे फॉरेंसिक जुडिशियल कंडीशंस में इसका क्या मतलब है, या फिर जुडिशियल कंडीशंस में एक कन्विक्ट को हम निकाल देते हैं, वो सब फॉरेंसिक साइकाट्री रिलेटेड है। तो इसमें पहले आते हैं रिगार्डिंग डेलीरियम कंडीशंस आते हैं। डेलीरियम कंडीशंस क्या है कि आप 2 दिन कंटिन्यूसली पढ़ा, कुछ नहीं हुआ, उसके आने वाले आपके कंडीशंस बोलते हैं ना, इधर से कुछ 2 चिड़िया निकल के आ गए, हम ऐसे कोलो के लिए बोलते हैं, 2 चिड़िया ऐसे निकल के गया, या फिर पूरा प्रेशर में आ गया, तो उस कंडीशंस को जनरली डेलीरियम नाम से बोलते हैं। मतलब लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, लॉट ऑफ ओवर प्रेशर वगैरह से आने वाले कंडीशंस को डेलीरियम, प्रलापा नाम से बोला जाता है यहाँ पे। तो ये कभी कभी ओवर वर्क के अलावा ड्रग का इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी ये डेलीरियम कंडीशंस आ जाते हैं। तो इसका फॉरेंसिक के साथ संबंध क्या होता है, कभी कभी इससे क्राइम रिलेटेड आते हैं, तो क्राइम वगैरह में ड्रग के अंडर में है करके कभी कभी बच सकते हैं, या फिर उसका पनिशमेंट्स वगैरह कम होते हैं, तो वो है डेलीरियम। फिर आते हैं रिगार्डिंग डेल्यूशन, डेल्यूशन करते हैं, राइट फॉर यू, ये अवेलेबल कर देंगे देन यू कैन रीड इट। फिर आते हैं रिगार्डिंग डेल्यूशन। तो डेल्यूशन मतलब क्या है, इल्यूशन, मैजिक, मतलब जो नहीं है पर हमें दिखता है, जैसे फॉल्स बिलीफ, जैसे कुछ लोग नहीं है, पर आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन गॉड और फिर सातान, नथिंग, बट है रिगार्डिंग डेल्यूशन, फॉल्स बिलीफ इन समथिंग, उसको डेल्यूशन नाम से बोला जाता है। जैसे आफ्टर डेथ के बाद मोक्ष मिलेगा, वो ज्यादातर एक डेल्यूशन फीलिंग के हिसाब से लोग बहुत सारे क्राइम्स वगैरह कर लेते हैं, तो वो सब डेल्यूशन के अंडर आने वाले कंडीशंस में एक्सप्लेन किया है। फिर ये इसका टाइप्स के बारे में है कभी कभी, तो टाइप्स में बहुत सारे टाइप्स एक्सप्लेन किया है। तो इसमें एक है रिगार्डिंग इनफिडिलिटी के बारे में, तो इसको कभी कभी टाइप्स एक्सप्लेन करने वाले कंडीशंस में एक है रिगार्डिंग इनफिडिलिटी, एंड देन रिगार्डिंग इन्फ्लुएंशियल डेल्यूशन, और फिर इसके साथ साथ निहिलिस्टिक डेल्यूशन, परसिक्यूशन डेल्यूशन करके, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट उसमें एक आते हैं रिगार्डिंग इनफिडिलिटी डेल्यूशन करके। तो उसका एक पॉइंट है ना, पूछा नहीं है पर कभी कभी लोग को ज्यादा इंटरेस्ट जब इनफिडिलिटी में आते हैं तो कभी पूछ सकते हैं। तो इनफिडिलिटी में क्या होता है कि जेलसी, जेलसी ने हमारे पार्टनर हमसे चीट कर रहे हैं ऐसा फीलिंग आते हैं, तो उसको ओथेलो सिंड्रोम नाम से बोला जाता है, इसको ओथेलो सिंड्रोम। ओथेलो मेनली आपने शेक्सपियर पढ़ा होगा इसलिए पता होगा, ओथेलो सिंड्रोम मतलब शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है ओथेलो करके, तो इसलिए ओथेलो सिंड्रोम मतलब वो ओथेलो का स्टोरी ऐसा था कि हाँ मेरे वाइफ मेरे से प्योरली नहीं रहते, ऐसे फीलिंग आते हैं, तो उसकी वजह से वाइफ को मार देते हैं, वो है स्टोरी, वो ड्रामा। तो इसके हिसाब से वो इनफिडिलिटी डिल्यूशन को ओथेलो सिंड्रोम नाम से भी बोला जाता है। फिर आते हैं रिगार्डिंग हैलुसिनेशन के बारे में। हैलुसिनेशन आप जानते होगे ना, ही इज हैलुसिनेटिंग, शी इज हैलुसिनेटिंग, मतलब ज्यादातर एक फॉल्स सेंस ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन एक्चुअली है पर हमें कुछ गलत तरीके से उसका परसेप्शन आ रहा है, उसको हैलुसिनेशन नाम से आला जाता है। इसमें पहले आते हैं रिगार्डिंग विजुअल हैलुसिनेशन, मतलब हम ऐसे ही बात कर रहे हैं तो किसी को लगता है कि हाँ इधर सामने तो कोई बैठा नहीं है, विजुअल हैलुसिनेशन। ऑडिटरी मतलब किसी का कमांड सुन के हम किसी को मार देते हैं, तो सैटानिक गेम्स वगैरह बहुत कॉमन है, वो एक्चुअली ऑडिटरी हैलुसिनेशन के अंडर आने वाले होते हैं। एंड देन ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन, बहुत अच्छा सुगंध होगा पर हमें लगता है
ऐसा बुरा गंदा रह करके, तो और उसको ऑल्फैक्टरी। फिर है रिगार्डिंग टैक्टाइल परसेप्शन। तो टैक्टाइल परसेप्शन को ज्यादातर बगिंग नाम से बोला जाता है। बगिंग मतलब ज्यादातर ड्रग एडिक्ट्स लोग कभी कभी विड्रॉयल सिम्टम्स दिखा देते हैं, तो उनमें आने वाले एक इंपॉर्टेंट विड्रॉयल है रिगार्डिंग मैग्नन सिम्टम का। मैग्नन सिम्टम, ये है मैग्नन सिम्टम। तो मैग्नन सिम्टम में क्या होता है कि यहाँ पे ज्यादातर ड्रग विड्रॉयल वाले लोगों के बीच में टैक्टाइल परसेप्शन होता है। टैक्टाइल मतलब टच परसेप्शन। तो इसमें ज्यादातर स्मॉल बग्स वगैरह हमारे स्किन के अंदर से जा रहे करके एक फीलिंग आता है, तो उसकी वजह से वो ऐसा स्क्रैच करता ही रहता है, ऐसा निकाल लेते हैं। मतलब ऐसे टाइप ऑफ डेल्यूशन, ऐसे टाइप ऑफ हैलुसिनेशन को मैग्नन सिम्टम नाम से दिख जाता है। तो मैग्नन सिम्टम ज्यादातर दिख जाते हैं कहाँ पे? ड्रग विड्रॉयल कंडीशंस में दिख जाते हैं, या फिर ड्रग एडिक्ट में मैग्नन सिम्टम दिख जाते हैं करके। तो ज्यादातर ड्रग्स में आपको क्या याद रखना है? ड्रग्स वगैरह के आपने सुना होगा, कोई एटीएम वगैरह कार्ड लेते हैं एंड इसको बाइफरकेट कर लेते हैं, करके ले लेते हैं, तो वो है कॉमनली दिखने वाले प्रोसीजर। वो आपको पता है ना, मतलब एटीएम कार्ड की जैसे स्मॉल कार्ड्स मिलते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं और ऐसा ले लेते हैं, वो है कॉमन प्रोसीजर। तो आपको मैग्नन सिम्टम याद रखने के लिए क्या है कि अब कल से आपके पास आईडी मतलब कार्ड कुछ नहीं है, तो आपने क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया, उससे बाइफरकेट कर लिया ड्रग को एंड ऐसे इनहेल करते हैं, तो वो है मैग्नन सिम्टम करके याद रखने हैं। ड्रग्स लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर लेते हैं, ऐसा करके भी आपको कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर है रिगार्डिंग इल्यूशन के बारे में है। तो इल्यूशन मतलब क्या होता है कि एक फॉल्स परसेप्शन ही होता है, पर एक्चुअली जो प्रेजेंट नहीं है ऐसे फीलिंग। जैसे आप अंधेरा में जा रहे हैं, तब एक रस्सी देख लिया, सही सामने काटा है, तो उसको फिर से कहाँ पे एक्सप्लेन किया है? संगविषा सर्पांग अभिहेता करके अगध में फिर से इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। ओके, फिर आते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट पार्ट है, वो है रिगार्डिंग इम्पल्स ऑब्सेशन करके आते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट आते हैं रिगार्डिंग फोबिया के बारे में। तो फोबिया एक्चुअली फॉरेंसिक साइकाट्री के अंडर ही एक्सप्लेन किया करने वाले एरिया है। तो उसमें फोबिया के बारे में कुछ बहुत ही लस्सी क्वेश्चंस पूछा है, मतलब इरेशनल फियर, एक्सेशनली किसी से डरते हैं तो क्या है, वो है फोबिया। उसमें एक एग्जाम्पल है रिगार्डिंग अगारोफोबिया। अगारोफोबिया मतलब ज्यादातर क्लोज्ड स्पेसेस वगैरह दिख जाते हैं, वो सब फीलिंग। और क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या है? क्लोज्ड स्पेसेस, जैसे लिफ्ट के अंदर घुस गया या फिर पब्लिक टॉयलेट के अंदर वगैरह घुस गया, वो है जनरली आने वाले क्लॉस्ट्रोफोबिया कंडीशंस। फिर है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब हाइट रिलेटेड, तो एक्रो हाइट वगैरह में जाते हैं तो आने वाले फोबिक कंडीशंस। फिर निक्टोफोबिया, नाइट वगैरह का ज्यादातर सब है, इतना इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं रिगार्डिंग इम्पल्स के बारे में। तो इम्पल्स मतलब क्या है? हमें नींद नहीं आना है, फिर भी नींद आ जाते हैं, हमें इसको ऐसा बोलना नहीं है, फिर हम भी हमारे एक इररेसिस्टिबल फीलिंग आते हैं अंदर से, तो उसको ज्यादातर इम्पल्स नाम से बोला जाता है, IMPULS। तो वो इम्पल्स को ज्यादातर फॉरेंसिक साइकाट्री के अंडर ही एक्सप्लेन किया है, इम्पल्स करके। तो वो इम्पल्स होता है रिगार्डिंग, एक एग्जाम्पल वो है क्लेप्टोमैनिया। ये वर्ड आपने सुना होगा, क्लेप्टोमैनिया मतलब इंटेंशनली हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमें लगता है कि हम किसी से छीन लिया तो ही मुझे सुकून मिलता है, तो वो है क्लेप्टोमैनिया कंडीशंस करके। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस में आने वाले इम्पल्स में एक है रिगार्डिंग क्लेप्टोमैनिया। फिर उसके साथ साथ आते हैं रिगार्डिंग ट्रिकेटोलोमैनिया। ट्रिकेटोलोमैनिया में क्या होता है कि मैं कंटेंट से कंटिन्यूस डिजायर आते हैं, ठीक बाल ले लेते हैं एंड उसके साथ साथ बाल को खा लेते हैं, तो वो सब एक इम्पल्स में आने वाले कंडीशंस है। फिर है ऑब्सेशन करके हैं। ज्यादातर हमें लगता है मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, हम सब कुछ जानते होंगे, पर हमें इरेशनली एक फीलिंग आते हैं कि मुझे कुछ नहीं जानते हैं, मतलब कितना भी माइंड को ड्रिवन किया हो तो भी एक ऑब्सेसिव फीलिंग आते हैं, एक ऑब्सेशन जैसे फीलिंग आते हैं। या फिर कुछ लोगों के पीछे हम जाते हैं तो वो भी ऑब्सेशन बन जाते हैं, तो वो सब है एक फॉरेंसिक साइकाट्री के अंडर एक्सप्लेन किया वाला। फिर आते हैं रिगार्डिंग लूजिड इंटरवल करके आते हैं। तो लूजिड इंटरवल में क्या होता है कि अपने इंसैनिटी वाले पेशेंट्स को देखा है तो भी वो कभी बहुत अच्छे बन जाते हैं, फिर क्या है कि और भी वायलेंट हो जाते हैं। तो ये एक इंटरवल, स्पैन ऑफ पीरियड को लूसिड इंटरवल को बोल देते हैं। लूसिड इंटरवल एक स्पैन ऑफ पीरियड में वो ठीक हो जाते हैं, फिर से वो वायलेंट होते हैं, तो वो स्पैन ऑफ टाइम को लूसिड इंटरवल। तो आपको कैसे याद रखना है? लूसी को इंसैनिटी हुआ है करके सोचना, लूसी को इंसैनिटी। लूसी का एक ये था ना, एक इंग्लिश मूवी था ना बहुत फेमस वाला लूसी, तो लूसी को लूज हो गया करके भी आपको कोरिलेट कर सकते हैं।
फिर आते हैं रिगार्डिंग साइकोपैथ के बारे में। तो साइकोपैथ में मेनली क्या होता है कि एक मेंटली डिफेक्टिव पर्सन को ज्यादातर साइकोपैथ से ज्यादातर कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड बिहेवियर नहीं होता है, जैसे नॉर्मल पर्सन बिहेव करना है ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा फीलिंग साइकोपैथ्स के अंदर से नहीं होता है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया है मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर। तो मेंटल हेल्थ एक्ट का टाइम पीरियड आपको याद रखना है। मेंटल हेल्थ एक्ट मेनली 1987 में हुआ था। तो मेंटल हेल्थ एक्ट क्या है? MHA। तो MHA मतलब क्या है? MH एक ब्रांड है ना लिकर का, तो लिकर का ब्रांड है। तो वो लिकर का ब्रांड 87 रुपीज का है, समझ लो। 1087 नहीं, 2000 रुपीज में आपको मिलता है, 1987 में या फिर 87 कुछ भी करके कोरिलेट करके आपको मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 करके आपको कोरिलेट करना है यहाँ पर। ओके, फिर आते हैं रिगार्डिंग फिनिश विद 5 मिनट्स। ओके, फिर उसके साथ आते हैं रिगार्डिंग इंडियन लूनेसी एक्ट करके था। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 था, उसका अमेंडमेंट अभी अभी आया है 2023-24 में। स्मॉल अमेंडमेंट्स वगैरह है। अमेंडमेंट्स के बारे में इतना पूछता नहीं है, जस्ट मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में हुआ था वो। उसके साथ साथ इंडियन लूनेसी एक्ट करके ये मेंटल हेल्थ एक्ट को चेंज किया था, तो उसको इंडियन लूनेसी एक्ट 1912 नाम से बोला जाता है। अगर पूछना है तो मेंटल हेल्थ एक्ट ही पूछेंगे। फिर उसके साथ साथ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इनसेन पर्सन का क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसमें आने वाले रूल होता है रिगार्डिंग। बहुत सारे रूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसमें एक रूल है रिगार्डिंग मैकनॉटन रूल, दुर्हम रूल, ये सब रूल्स में आते हैं। जस्ट रूल क्या होता है वो जानने की जरूरत नहीं, जस्ट ये मेंटल हेल्थ एक्ट के अंडर आते हैं वही याद रहे, दुर्हम रूल एंड मैकनॉटन रूल करके। फिर IPC सेक्शन 84 करके हैं। फिर IPC सेक्शन 85 में ड्रंकननेस के बारे में एक्सप्लेन किया है। इतना तक समझ में आ गया? एनी डाउट? संजय, समझ में आ गया डॉक्टर? या ओके, शैल आई टेल यू स्टोरी? स्टोरी नहीं, ऐसे ही बता देती। शैल आई टेल यू समथिंग? या हर बार क्या है ना, हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ने के लिए शुरू करते हैं तो फर्स्ट थिंग क्या आता है, मुझे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। फिर दूसरा है रिगार्डिंग मैं करना है क्या, कोशिश करना है क्या, मतलब पानी में बह जाएगा, इसे टाइप ऑफ यूज ही हमारे ब्रेन्स ज्यादातर बोल देते हैं, इधर द पॉजिटिव या इधर द नेगेटिव। पॉजिटिव जितना भी बना हो तो भी नेगेटिव वो दबा देते हैं। वो होता है कोई भी अनईजी चीज वगैरह हम करते हैं तो, या फिर हमारे कंफर्ट लेवल से भी ज्यादा जाने वाली चीज करते हैं तो मोस्टली ये फीलिंग ही आता है। तो एक चीज था, वो था क्या था कि एक चर्च था। okay? एक चर्च था, I'll draw and tell you, okay? ओके, एक जगह पे एक चर्च था। ये स्टोरी किसी को पता है, कभी सुना है? फाइन, अगर सुना है तो भी कुछ मत। ओके, तो ये था रिगार्डिंग एक चर्च और एक बार था साइड में। एक चर्च था, उसके साइड में ही एक बार था। तो हर बार इनके दोनों के लिए मतलब प्लेस एक ही था, मतलब एक ही रास्ता था, दोनों जगह पे जाने के लिए एक ही रास्ता। तो ज्यादातर लोग बार में ही जाते हैं, हमें पता है ना, चर्च में बहुत कम ही लोग जाते हैं, मेनली संडेज वगैरह में होते हैं। तो ज्यादातर एक दिन वो चर्च के बाहर वो चर्च का प्रीस्ट खड़ा था और वो प्रीस्ट किसी से बात कर रहे थे। तब एक आदमी आ रहे थे, तो वो आदमी इतना फास्ट फास्ट करके आ रहे थे। तब ज्यादातर वो प्रीस्ट को किसी ने पूछा वो अदर बार में जाएगा या फिर चर्च में जाएगा। तो वो प्रीस्ट ने बोला वो श्योर है, वो बार में ही जाएगा करके। तो वो ज्यादातर वो पूछा क्यों आप पहली बार दिख रहे हैं, क्यों ऐसा, चर्च में भी आ सकते हैं? नो, द वे ही वॉक्स ही हैड ओनली वन विजन, मतलब बार ही जाना है करके उसका मूवमेंट्स में दिख जाता है, मतलब ही हैड ओनली वन विजन करके बोल देते हैं। तो ये ज्यादातर एग्जाम्पल्स में नहीं, पर ज्यादातर आपको ऐसा सोच लेना कि हमारा गोल ऐसा फिक्स होना चाहिए, ऐसा सामने ही करके जाता है। तो दैट मच कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि हाँ ये मुझे मिलने ही वाले हैं, या फिर आई विल ट्राई फॉर इट करके आपको ये पार्ट याद रखना है। तो इसलिए ज्यादातर जितना आप कॉन्फिडेंस से बाहर में जाते हैं, ऐसे टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पर भी होना चाहिए, वो एक्सप्लेन करने के लिए बताया था।
I think you have understood up to this. Any doubt up to this? Any doubt? ज्यादातर लोग चले गए, शायद खाना खाने के लिए चले गए। आर यू ऑल क्लियर? एक्सेंट वगैरह क्लियर है? कुछ दिक्कत है क्या? फास्टनेस या फिर कुछ भी है तो यू कैन टेल। जस्ट हार्ड टू रिमेम्बर। हाँ, ओके। ये हार्ड टू रिमेम्बर में क्या होता है कि आप आज क्लास सुन के आए, ओके, क्लास सुने हैं क्या? ओके, थैंक यू मैम। तो आप सब कुछ सुने हैं, तो सुनने के बाद क्या है, पढ़ना है करके हम सोच लेते हैं, पर नेक्स्ट डे क्या है, पढ़ाई नहीं होता है। तो क्या है, और द नेक्स्ट डे पढ़ाई नहीं होता है। फिर क्या होता है, आप एंड मोमेंट तक रखते हैं, एग्जाम के एंड मोमेंट तक। तो एंड मोमेंट में लेते हैं तो क्या है, कुछ नहीं याद आता है, इट्स ऑल ब्लैंक। तो हमें जो भी पढ़ते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें स्टोर करना है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए एक ही तरीका है कि यू स्टडी टुडे और टुमारो, आज या फिर कल इसको पढ़ लें, एंड देन यू हैव टू रिवाइज द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में कब है, नेक्स्ट सैटरडे के पहले इसको रिवाइज करना है, एंड देन द नेक्स्ट सैटरडे। ऐसा रिवाइज करके जाते हैं तो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। वरना क्या है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी करके ऐसे ही पानी से ऊपर, वो है टॉपिक बहुत सिंपल है ये पार्ट। जस्ट उसका निमोनिक के तौर पे आप कोरिलेट करके इसको रखा तो चलेगा। एंड निमोनिक पार्ट का, इसका आर्सेनिक का पार्ट आपको शायद मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप जस्ट वेरी क्लियर। अगर कुछ है तो आप पुराने वाले कोड्स वगैरह टेलीग्राम में जितना भी डाला है वो एक बार देख लेना, उसमें शायद ये निमोनिक है, अगर नहीं है तो आई टेल। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट, एनीथिंग एल्स? इफ नॉट हम तुरंत देख लास्ट मिनट रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो मेनली हमने पहले रिगार्डिंग लेड एंड पॉइजन के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो लेड एंड पॉइजन मेनली रिगार्डिंग प्लम्बिज्म एंड सैटर्निज्म, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, प्लम्बिज्म एंड सैटर्निज्म के बारे में। उसके साथ साथ आते हैं रिगार्डिंग फेटल पीरियड 2 to 3 डेज तक आने वाले कंडीशंस का, और फिर उसके साथ साथ मेनली रिगार्डिंग ब्रिस्ट ड्रॉप एंड फूड ड्रॉप कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन किया था, वो भी लेड के अंडर ही आते हैं। तो सैटर्निज्म मतलब सैटरडे को लेड पेंसिल लेने के लिए गया था करके आपको याद रखना है। फिर है बर्टोनियन लाइन करके आता है, बी लाइन या फिर ब्लू लाइन लेड में आता है, या फिर ब्लू लेड पेंसिल लेने के लिए सैटरडे गया था करके भी आपको याद कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके साथ ये आता है रिगार्डिंग बैसोफिल स्टिपलिंग, ड्रॉप, रिस्ट या फिर फूड ड्रॉप, एंसेफेलोपैथी, फेशियल पैलर, ये सब कंडीशंस आते हैं। फिर उसके साथ आने वाले होते हैं रिगार्डिंग चिलेशन थेरापी के बारे में, एंड देन बाद में आर्सेनिक में BAL आता है, यूनिवर्सल एंटीडोट, ब्रिटिश एंटी लुइसाइड करके भी इसके अंदर आ जाते हैं। फिर उसके साथ साथ आते हैं रिगार्डिंग आर्सेनिक पॉइजन में AS2S2 हरदाला, AS2S देन AS2O3 गौरी पाशाना, इस पार्ट के बारे में है। देन उसके साथ साथ आने वाले आते हैं रिगार्डिंग सोर्सेस वगैरह, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ज्यादातर मिस आर्सेनिक, मीस लाइन, ओके, वो रेड वेलवेट म्यूकोस ऑफ द स्टमक, रेड वेलवेट ड्रेस पहन के, उसके साथ साथ ब्राउन कलर का लेगिंग्स पहना था। तो ब्राउन कलर मतलब ब्राउन कलर ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग आता है। तो वो कहाँ पे गए थे, मतलब ज्यादातर बारिश आ रहे थे तो रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, और बाहर जाके गार्लिक ऑर्डर आ जाते हैं। एंड देन उसके साथ साथ कोलरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एंड देन स्किन का डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एडिसन्स डिजीज एंड सेकेंडरी सिफिलिस वगैरह आ जाते हैं। तो ये है मीस लाइन्स वगैरह, वो भी होगा, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन आ जाते हैं। देन ये आ जाते हैं, इसमें भी इतना इम्पोर्टेंट है, BAL के बारे में था। फिर आइडियल होमिसाइडल पॉइजन करके कभी आर्सेनिक को बोला जाता है, आइडियल होमिसाइड पॉइजन। कभी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आइडियल होमिसाइड पॉइजन में आर्सेनिक आ जाते हैं, आइडियल सुइसाइड पॉइजन में साइनाइड आते हैं। इसको आइडियल क्यों बोला जाता है कि कभी भी सुइसाइड करने वाले लोग लंबी देर तक सफर करने के लिए नहीं चाहते हैं ना, एक टक्के में हो जाना चाहिए, तो उसके लिए साइनाइड बहुत कॉमन होते हैं। टेररिस्ट वगैरह आपने देखा होगा कहीं पे, मतलब माला में कुछ लेके जाते हैं, कहीं भी पकड़े जाने वाले कंडीशन से काट लेते हैं और मार जाते हैं, तो इसलिए आइडियल सुइसाइड पॉइजन में बोला जाता है। आइडियल होमिसाइडल पॉइजन किसको बोलते हैं, हमने किसी में खाने में जहर मिला दे, किसी को पता नहीं होना चाहिए,
तो ज्यादातर उसको आइडियल बोलते थे। तो आर्सेनिक मिला दिए तो क्या है, फूड पॉइजनिंग जैसे सिम्टम्स आते हैं, इसलिए आइडियल होमिसाइड पॉइजन के रूप में आर्सेनिक को बोला जाता है। एंड देन कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, वो है रिगार्डिंग मैकेनिकल एस्फिक्सिया में आने वाले लिंचिंग, गैरोटिंग, मगिंग वगैरह। मग लेके ऐसा खड़े हो, मग लेके ऐसा खड़े हो, जिसको मगिंग करके पॉइंट आ जाते हैं। सिक्स पेनी ब्रूइज में स्ट्रैंगुलेशंस में आ जाते हैं। लिंजिंग, लिंज करके मतलब क्राउड के सामने कर दिया। गैरोटिंग मतलब क्या है, गैरोटिंग कार के अंदर बैठा था, तो कार के अंदर बैठा हुआ वाला लीवर से ये स्क्रू डाल देते हैं, वो सब कंडीशंस। फिर उसके साथ आने वाले में मेनली स्ट्रैंगुलेशन टाइप्स के बारे में सकते। फिर 2 किलोग्राम वेट आते हैं तो जुगुलर वेन के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं। 5 किलोग्राम वगैरह आते हैं तो मेनली कार्टिलेज वगैरह में, या फिर उसके अलावा स्ट्रैंगुलेशन में मेनली थायराइड कार्टिलेज अफेक्टेड होते हैं। थायराइड वाले लोग लाइट होते हैं करके तो याद कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ सस्पेंशन पॉइंट, सुसाइडल होम वगैरह पॉइंट्स में आ जाते हैं, हाइड बॉन्ड्स वगैरह में। फिर उसके साथ आने वाले म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह के अफेक्टेड होते हैं। एंड देन ग्लाउ एंड स्टॉकिंग पैटर्न आते हैं। ग्लाउ एंड स्टॉकिंग पैटर्न यहाँ पे आने वाले कंडीशंस में आते हैं। फिर स्यूडो लिगेचर मार्क, लिगेचर मार्क कंस्ट्रक्शन, रीफ नोट, ग्रैनी नोट, वो सब पार्ट में आने वाले होते हैं। फिर ओबीज, स्यूडो लिगेचर मार्क ओबीज एंड इन्फेंट्स में आ जाते हैं। एंड फेटल पीरियड 3 to 5 मिनट है। एंड देन रिगार्डिंग 2 टाइप ऑफ हैंगिंग होते हैं, वो है एटिपिकल एंड टिपिकल। तो इसलिए हैट करके आपको याद रखना है, एटिपिकल एंड टिपिकल हैंगिंग, तो हैट पॉइंट करके। फिर उसके साथ साथ मेनली एस्फिक्सिया वर्ड का ही मीनिंग पल्सलेसनेस होते हैं, पल्सलेसनेस मीनिंग होता है। तो फिक्स द पल्स, एस्फिक्सिया, फिक्स द पल्स करके आपको ये पॉइंट याद रखना है। फिर उसके साथ साथ एटिपिकल हैंगिंग वगैरह में आने वाले होते हैं ये सब कंडीशंस। फिर लेशियोफेसिया सिंपैथिका बैलेंस, मतलब ये बंद और ड्रिबलिंग ऑफ द सलाइवा, लेशियोफेसिया सिंपैथिका करके। फिर उसके साथ साथ और जुडिशियल हैंगिंग का प्रोसीजर है यहाँ पे, C2 C3 एंड C3 C4 वगैरह का ब्रेकेज होगा यहाँ पे। तो उसके साथ साथ ग्लव एंड स्टैकिंग पैटर्न, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लव एंड स्टैकिंग पैटर्न पोस्टमार्टम लिविडिटी में, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक हमारे हाथ सस्पेंडेड होते की वजह से वो पेलिश अपीयरेंस वगैरह वहां पे आ जाते हैं। फिर हाइड बोन का फ्रैक्चर। एंड दूसरे आते हैं रिगार्डिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में 3 आते हैं। तो सीसी लेने वाले लोग, सीसी लेने के लिए जाते हैं तो पीपल हैंग कर लेते हैं करके वहां पे बताया था, वो था कंजेशन, साइनोसिस एंड पेडिकल हेमरेज करके 3 कंडीशंस। फिर उसके साथ साथ मेनली कंप्लीट हैंगिंग में आ जाते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रिक्टिव फोर्स 5 किलोग्राम वगैरह आते हैं तो कैरोटिड आर्टरी का कंप्रेशन आते हैं। 15 किलोग्राम आते हैं तो वहां पे ट्रकिया के ऑब्स्ट्रक्शन। एंड देन 30 किलोग्राम आते हैं तो वर्टिब्रल आर्टरीज के ऊपर वहां पे कंप्रेशन होते हैं। फिर उसके साथ ये है टिपिकल एंड एटिपिकल, मेनली नेप ऑफ द नेक एंड फिर साइड ऑफ द नेक करके इसका प्रेजेंटेशन होते हैं। अंडरस्टूड अप टू दिस? I think yeah, I think आप थोड़ा रिवाइज कर लेना जाके। इसमें मेनली ये वोलेटाइल है सब्जेक्ट थोड़ा, तो इससे क्या होता है कि आज मैंने बता दिया, नेक्स्ट थोड़ी दिन तक नहीं देखा है तो क्या है कि ऊपर से उड़ जाते हैं। आपको मैक्सिमम एमसीक्यू वगैरह अवेलेबल कर देंगे, पुराना एमसीक्यूज भी है, वो भी एक बार अटेम्प्ट कर लेना। एंड देन इसके साथ साथ बीच बीच में जब टाइम होता है तो एक बार पीपीटी वो साइट में जाके देख लेना, या फिर उसके अलावा वॉइस रिकॉर्ड कर देना। मेनली आप सब लोग जॉब करते होंगे, अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, शायद पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है मोस्ट प्रोबेबली, तो इसलिए ज्यादातर यहाँ पे आपको वॉइस रिकॉर्ड करके ब्लूटूथ हेडसेट लेके सुन लेना, वो इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ एक टाइमर ज्यादातर रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर टाइमर नहीं है तो क्या होता है कि हमारे टाइम बहुत कम होते हैं, हमें 1 घंटा ही पढ़ने के लिए मिलता है, बाकी 6 घंटा हमें काम करना होता है। तो वो 1 घंटा का प्रॉपर यूसेज के लिए टाइमर रख लेना फोन में। तो फोन में टाइमर रख लेना, पर आपका ध्यान व्हाट्सएप पे नहीं होना चाहिए, तो टाइमर रख के एक बार देख लेना। ओके, shall I end? Anything else you have to tell? Dr. Nidhi, Dr. Sumita, Dr. Sanjay, and Dr. Maljeet. Shall I end? Anything else you have to tell? Yeah. Okay. Okay, Dr. Good night.